असफल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने ऐसी चीज़ें पसंद हैं जो बनी बनाई हो, मतलब हमने पक्की पकाई मछली खाने की आदत है। हमारे को मछली पकड़ने का, उसको पकाने का और उसको खाने का कोई अंदाज़ा नहीं है। हमने पक्की पकाई मछली मिल जाए, इसलिए यहाँ पर मैं आज इसलिए खड़ा हूँ भाई आपके सामने कि आपको ये सिखा सकूँ कि मछली को पकड़ते कैसे हैं, उसको पकाते कैसे हैं और फिर खाना कैसे है, जो आपकी कामयाबी में आगे साथ देगी। तो चलो भाई, इसी बात के साथ कॉपी पेन नहीं ठाई है तो ठा लो और आ जाओ। आज के इस चैप्टर को, इस क्लास को, और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्लास है भैया। आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, इससे इंपॉर्टेंट क्लास कोई नहीं हो सकती भाई एनसीईआरटी के बेसिस पे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूँ भाई क्लास की, ध्यान से देखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बच्चों ने इसकी बहुत डिमांड करी भाई, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँ था कि यह क्लास हम थोड़ी सी बाद में करावा, लेकिन इतनी डिमांड के कारण मैंने क्लास पहले लेकर नहीं पड़ी भाई, ठीक है। तो क्लास का नाम देख लो भाई, 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री हिंदी में इसका नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं भाई। इनका हिंदी में नाम त्रिविमयी ज्यामिति, ऐसा कुछ नाम है, त्रिविमी है, ठीक है भाई। तो 3D ज्योमेट्री। अच्छा, आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? आज हम नीले के साथ में, ये देखो भाई, काले के साथ में नीले रंग का जो है ये भी यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कैसा इफेक्ट आता है भाई इसका, कोशिश करेंगे इसको प्रयोग में लाने की, ठीक है भाई। चलो, तो 3D ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 2D ज्योमेट्री क्या है। सर 2D तो पता नहीं, तो 3D कैसे पता होगी? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2D ज्योमेट्री क्या है। मैंने आपको एक क्लास करवाई थी जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, एक मैंने आपको चैप्टर कराया था दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अगर नहीं देखा तो वो देखो भाई, उसके अंदर 2D ज्योमेट्री का एक छोटी सी झलक है भाई। वहां पर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि भाई एक एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है कि नहीं होता? बताओ, यह बात मैंने आपको बताई थी। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पर हम कह रहे थे कि भाई मान लो कोई पॉइंट, मान लो एक्स और वाई का कोई पॉइंट 2 और 3 है, 2 और 3। तो हम क्या करते थे कि एक्स पर 1 2 के सामने चले जाते थे, और वाई पर 3 1 2 3, इनके सामने जो यहाँ पर जो पॉइंट बनता था उस पॉइंट को क्या कहते थे? 2 और 3 कहते थे। तो ये 2D ज्योमेट्री का एक एग्जाम्पल था, मैंने आपको उस चैप्टर में भी समझाया था। और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक पिछले, इससे पहले भी मैं एक चैप्टर करा चुका हूँ, उसमें भी मैंने इस बारे में बताया था। तो ये थी 2D ज्योमेट्री। अब पहले तो हम ओवरऑल देखते हैं कि 2D ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री में फ़र्क क्या होता है। तो मैं आपको वैसे सिखा देता हूँ, सिंपली वैसे बता देता हूँ भाई कि फ़र्क क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक पेपर है भाई सिंपल सा, ठीक है, इस पर सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, आज जो मैंने क्वेश्चन कराने हैं। तो इस पेपर, जो पेपर है, अगर इस पेपर के ऊपर मान लो, इस पेपर के ऊपर यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाता हूँ ऐसे भाई, ध्यान से देखना इस चीज़ को। इस पेपर के ऊपर मैंने एक सर्कल बनाया, तो ये सर्कल जो है, ये सर्कल, या फिर छोड़ो, सर्कल छोड़ो, ये है एक वर्ग, वर्ग बनाया। अब इस वर्ग के अंदर आप क्या देखते हो? इस वर्ग के अंदर आप दो चीज देखते हो, एक लंबाई और एक चौड़ाई। मेरे को बताओ भाई, रिपीट करो इस बात को मेरे पीछे, क्या देखते हो? एक लंबाई और एक चौड़ाई। जो बच्चा मेरे पीछे रिपीट करेगा उसके आज 3D ज्योमेट्री समझ में आओगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आओगा भाई। गारंटी है मेरी, समझ में नहीं आओगा, मेरी गारंटी है समझ में नहीं आओगा। लेकिन समझ में कब आओगा? जब मेरे पास आप रिपीट करोगे, और जो चीज़ मैं आपने इमेजिन करने की कहूँगा कि सोचो, तो आप उसे ना सोचोगे जब आपका 3D ज्योमेट्री समझ में आओगा। तो यहाँ पर मैंने आपको एक वर्ग बना के दिखाया, एक वर्ग मैंने आपको बना के दिखाया। इस वर्ग के अंदर आपने दो चीज देखी, क्या देखी भाई? एक देखी लंबाई और एक देखी चौड़ाई। लेकिन एक तीसरी चीज भी हो भाई, वह क्या हुआ है? ऊंचाई। क्या होती है? ऊंचाई। अब ये देखो भाई, ये है एक डस्टर, ठीक है। अब इस डस्टर के अंदर, मैं आपको ध्यान से देखना है इस डस्टर को, इस डस्टर के अंदर लंबाई है, देखो ये लंबाई है ना, ये चौड़ाई है ना, और ये क्या है? ये जो खड़ी है, जो ये है इसकी ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, और अगर साथ में हो ऊंचाई, तो क्या बन जाता है? तो सीधी सी बात है। अब मैं यहाँ पर आपको छाप कर दिखाता हूँ भाई 2D फिगर में और 3D फिगर में क्या फर्क होता है, आप समझ जाओगे खुद ब खुद। पहली बात, 2D फिगर के अंदर आपने मेरा पाठ का, सिर्फ हमें दो चीजें प्राप्त होती है। कौन सी होती है भाई 2D फिगर में? 2 डायमेंशनल, इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है इसकी? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में हमारे पास दो चीज होती है भाई, एक तो होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई। बात को समझे? लेंथ और ब्रेथ, ठीक है भाई। और 3D फिगर में क्या होता है भाई? 3D फिगर में हमारे पास क्या होता है? नीले पेन से लिखते हुए देखो, 3D फिगर में हमारे पास क्या होता है? तीन चीजें होती हैं भाई। तीन चीजें कौन सी होती हैं? लंबाई, चौड़ाई, और उसके साथ साथ ऊंचाई भी होती है भाई।
और ऊंचाई होने के कारण वो चीज सिर्फ एक पेपर पे ना रह करके हवा में आ जाती है, वायुमंडल में आ जाती है भाई। बात को समझना ध्यान से, एक एक वर्ड को ध्यान से समझना। वो चीज ऊंचाई होने के बाद सिर्फ पेपर के ऊपर ना रह करके वायुमंडल में आ जाती है। अगर मैं एक पेपर है, मान लो ये एक पीस ऑफ पेपर है भाई, समझिए बात ना, बहुत गहराई वाली बात है। ये एक पीस ऑफ पेपर है भाई, इस पीस ऑफ पेपर के ऊपर मैंने यहां पर एक वर्ग बना दिया भाई, एक वर्ग बनाया। ये क्या है आपको कि सर ये एक 2D फिगर है, ये एक वर्ग है, इसके अंदर सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है। लेकिन अगर मैं इसकी ऊंचाई उठा देता हूं इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, और इसको ऐसे मिला देता हूं भाई, तो अब ये क्या बन गया? अब कहोगे सर अब तो ये क्यूब बन गई। और क्यूब बनते ही जैसे ही ये हवा में ऊपर उठा, जैसे ही हवा में ऊपर उठा, उठते ही ये क्या बन गई? एक 3D फिगर बन गई। तो आपके दिमाग में सेट हो गया कि 2D से 3D बनने के लिए सिर्फ एक फैक्टर जरूरी है, और वो फैक्टर क्या है? ऊंचाई होना। तो यहां तक आपके बात क्लियर हो गई होगी कि 2D में और 3D में फर्क क्या होगा। इसने मिटे दूँ, किसी ने उतारना है अपने रेफरेंस के लिए तो उतार लेना भाई, ठीक है। तो 2D और 3D फिगर के अंदर आपने मेरा पटा कि भाई 2D फिगर के अंदर क्या होता है और 3D फिगर के अंदर क्या होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ भाई, 3D ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, एक छोटे से एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे। देखो क्या है, आपने आप जिस भी रूम में बैठे हो, चाहे आप लाइब्रेरी के रूम में बैठे हो, आप घर में बैठे हो, आप छत पर बैठे हो, चाहे आप कितने भी बैठे हो, आपने एक चीज़ यहीं पर बैठे बैठे, जहाँ पर बैठे हो आपने वहीं बैठे बैठे देख जाएगी। क्या? आपके उस रूम का कोना, उस रूम के कोने को आपने ध्यान से देखना है और ऑब्जर्व करना है। वहां पर आपको एक तो खड़ा हुआ कोना मिलेगा, इस प्रकार खड़ा हुआ कोना, एक इस तरफ जाती हुई दीवार मिलेगी और एक इस तरफ जाती, या फिर इस प्रकार लगाओ इसको भाई, अच्छे से समझना है। तो एक इस तरफ जाती हुई दीवार मिलेगी, एक इस तरफ जाती हुई दीवार मिलेगी, इस प्रकार भाई। देखो भाई 3D ज्योमेट्री वो बच्चा समझेगा जिसकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत तेज है, समझने की शक्ति बहुत तेज है, जो अपने दिमाग में एक चीज को समझ सकता है कि हाँ इस चीज का मतलब यो है। बात समझ भाई? तो यह है भाई, ये है आपके कमरे का एक कोना। अब ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये है फर्श आपका। ये क्या है? ये है फर्श, और ये है एक दीवार, इस साइड वाली दीवार, और ये है इस साइड वाली दीवार। बात को समझना भाई, अपने दिमाग में इमेजिन करना इस तस्वीर को। बात समझ भाई? अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर देखो, सबसे पहले 2D ज्योमेट्री में हम क्या सीखते थे? 2D ज्योमेट्री में हम क्या सीखते थे भाई? देखो 2D ज्योमेट्री में हम सीखते थे, सबसे पहले मैं आपको सबसे पहली चीज जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सका है, सबसे पहली चीज 2D ज्योमेट्री में क्या सीखते थे कि 2D ज्योमेट्री के अंदर जब हम इस प्रकार का ग्राफ बनाते थे तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते थे। कितने क्वाड्रेंट होते थे भाई? 4 क्वाड्रेंट होते थे। यहाँ पर जो होता था, ये होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता था सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता था थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता था फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर मैं बात करूं, यहां पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते थे। आप सबको ये सारी बातें पता होंगी, और नहीं पता तो यहां पर ध्यान से देख लो, यहां पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहां पर क्या होता है? यहां पर एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। यहां पर एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, और यहां पर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इस प्रकार से कुछ होते थे भाई। इस प्रकार से एक सिनारियो होता था, जो मैं आपको बता चुका हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर नहीं बताया हो तो यहाँ देख लो ध्यान से, ये एक 2D ज्योमेट्री का सिनारियो था भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं भाई? 4। यहाँ पर 4 चतुर्थांश बोलते थे इनको। क्या बोलते थे भाई? चतुर्थांश। चतुर्थांश ये है क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, जो भी इसका हिंदी में बोला जाता होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने आपके सामने एक रूम बनाया, अब देखो यहाँ पर अगर इसमें मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए एक चीज। अगर यहाँ पर कोई मेरे को कहता कि भाई एक्स और वाई 2 पॉइंट हैं, 1 और 2, इन पॉइंटों का एक ये पॉइंट इसमें दर्शाओ, तो आप क्या करते? आपने बिना एक्स की वैल्यू 1 है तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो आप देखते कि एक्स पे 1 यहाँ पर आएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस प्रकार है। एक्स 1 यहाँ पर आएगा तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगा लिया, और वाई 2 तो वाई 1 2, वाई 2 यहाँ पर आएगा। तो ठीक इसके सामने और इसके सामने यहाँ पर जो पॉइंट बनता था उसको मैं क्या कहता था? 1 और 2। आप बात को समझे? ये एक 2D ज्योमेट्री का एक सिनारियो छोटा सा। लेकिन 3D ज्योमेट्री में क्या होगा? यहाँ पर आपने एक कमरे का रूम ले लिया भाई, मिटे रहो इसको ना, तो रहने दो, मिटाते नहीं भाई, देखते रहो इसको भी। यहाँ पर एक मान लो बॉल पड़ी है, ध्यान से समझना भाई इस चीज़ को। एक बार अगर दिमाग में स्किप होगी तो ये चीज़ दोबारा समझ में नहीं आएगी, इस बात को नोट कर लेना भाई। यहाँ पर एक बॉल पड़ी है भाई, और ये यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया वाई, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जेड। एक बार लिख दिया आपको समझाने के लिए। अगर ये एक्स एक्सिस है, मान लो
देखो ये तो है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई, समझाने के लिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 1 2 3 4, तो 4 के ठीक सामने ये बॉल पड़ी है, 4 के ठीक सामने ये बॉल पड़ी है, मैं आप बात में कह सकूँ, बिल्कुल कह सकूँ। लेकिन यहाँ पर देखो वाई में 1 2 3, वाई में जो है यह बॉल 3 के सामने पड़ी है, वाई में यह बॉल किसके सामने पड़ी है, 3 के सामने पड़ी है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एक्स तो है 4 और वाई है 3, यह बात मैं कह सकूँ। जेड की जगह मैंने खाली छोड़ दी। क्यों खाली छोड़ दी? क्योंकि यहाँ पर जेड है ही नहीं, यहाँ पर जेड क्या है, यहाँ पर जेड 0 है। सोचो यहाँ पर जेड क्या है, 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इस प्रकार जेड ऊपर चल लगा। लेकिन जेड यहाँ पर क्या है, इसके ठीक सामने नीचे तो पड़ी है, बोलिया बिल्कुल फर्श पे पड़ी है, तो जेड क्या है यहाँ पर 0 है। लेकिन जैसे ही मान लो एक बंदा प्रेरित आया भाई, ये बंदा आया भजा भजा, देखो ये आ गया, ये आ गया, देखो आ गया ना, ठीक है। इसने यह बॉल उठाई और इसने यह बॉल उठाई और इसने इस बॉल को उठा करके यहाँ पर हवा में ले गया भाई इसको, बॉल को। अब समझना भाई, अब थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज आएगी। इस बॉल को उठा करके ये यहाँ पर ले गया भाई ऊपर, देखो इस बॉल को इसने उठाया और यहाँ पर अंतरिक्ष में ले गया भाई। अब यहाँ पर अंतरिक्ष की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर अंतरिक्ष का मतलब वो अंतरिक्ष नहीं है जो आप समझते हो। यहाँ पर अंतरिक्ष का मतलब है सिर्फ इतना सा है कि हवा में ले गया बॉल को, मैंने उठाया और मैं हवा में लेके गया, ठीक है। और जैसे ही मैं हवा में लेके गया तो मैंने नोटिस किया कि मैं कितना ऊपर ले गया इसको, कि 1 2 3 4 5 वाई के, सॉरी जेड के 5 के बराबर, जेड क्या जो 5 की दूरी थी उसके ठीक सामने लेके गया मैं इसको। तो अब यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर तो क्या था इसका कोऑर्डिनेट, 4 3 0, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, 4 तो रहेगा ही रहेगा, 3 भी रहेगा, लेकिन साथ में जेड की जगह क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसी को कहते हैं 3D फिगर। मतलब कि अगर कोई चीज़ पेपर पेन के ऊपर है, अगर कोई चीज़ पेपर के ऊपर है तो वो एक 2D फिगर कहलाती है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ वहाँ से उठ करके हवा में आ जाती है, अंतरिक्ष में कोई बिंदु, अंतरिक्ष का कोई भी बिंदु एक 3D फिगर कहलाता है। तो आपके बात पट बैठी होगी भाई, इतनी बात बताया बच्चा, तो आप बहुत समझदार बालक हो। अब यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, 4 3 5 यहाँ पर ये आ गया भाई। अब जो नीचे है पड़ा है बॉल, इसको मैं हटा देता हूँ भाई, ये मैंने हटा दिया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ये सारा का सारा जितनी भी स्टोरी मैंने बताई सारी आपको समझाने के लिए थी, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं थी, ये सारे काल्पनिक पात्र थे भाई। अब यहाँ पर देखो ये बॉल हवा में आ गई और हमने देख लिया कि यहाँ पर ये इस प्रकार है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो देखो 4 के ठीक ऊपर जाएगा ये इस प्रकार, ये यहाँ पर मैं आपको एक 3D फिगर बना के दिखाता हूँ भाई। इसी फिगर में ये इसके ऊपर जाएगा और ये कितना ऊपर है, इतना ऊपर है, ठीक है। ये यहाँ पर मिल जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 3 के सामने, ये यहाँ पर मिल जाएगा, ये यहाँ पर मिल जाएगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो आप देखते हो कि सिर्फ एक कोने के हिसाब से देखो, ये इन दीवारों पर चलाया मैंने, ये जो पॉइंट चलाया मैंने इस दीवार पर चलाया भाई, इस जेड एक्स। अब देखो इस दीवार, ये जो दीवार है, इस दीवार का मैं एक नाम लिख रहा हूँ जेड वाई। दीवार का नाम मैंने क्या लिखा, जेड वाई, क्योंकि जेड और वाई के बीच में है दीवार, इसलिए मैंने इसका नाम क्या लिखा, जेड वाई। इस दीवार का नाम क्या लिखूंगा मैं, एक्स वाई। इसका क्या लिखूंगा, एक्स जेड, ठीक है। और अब इन दीवारों का नाम आप समझ गए मैंने कैसे लिखा। अब ये टेक्निकल लिख देता हूँ, एक्स वाई तल, एक्स जेड तल, जेड वाई तल। तल मैंने क्या, अब भाई तल की इंग्लिश वैसे तो सरफेस बना है, तल जो भी है अपने दिमाग से सेट कर लियो भाई। तल, तल मैंने सतह होना, ठीक है भाई। तो वाई जेड तल यो हो गया, यो एक्स जेड तल हो गया, यो एक्स वाई तल हो गया। बात को समझना भाई, बहुत मुश्किल चैप्टर है। जो बच्चा विजुअलाइज नहीं कर सकता वो बच्चा इस चैप्टर को सीख ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल है जो बच्चा विजुअलाइज नहीं कर सकता। अब इसको अपने कमरे का कोना समझ कर सोचो भाई, थारे कमरे में एक ऐसा बॉक्स दे रहा है, जो बॉक्स उर्ली दीवार पे टच हो रहा है, पुरली दीवार पे टच हो रहा है, फर्श पे भी दे रहा है, और जो उर्ला कोना है उसके कोने पर जो बॉल या फिर जो पॉइंट बनता है, उस पॉइंट के निर्देशांक क्या है, 4 3 5 है। बात को समझ गए होगे। तो ये एक 3D ज्योमेट्री का छोटा सा मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया भाई। इसको नोट करना है तो नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखो भाई। अब क्वेश्चन नंबर पहला जो आपके पेपर में बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पेपर में बनेगा, अब तक जो मैंने आपको बात बताई वो उन्हीं बातों में से निकल करके पहला क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या है, आपने 2D ज्योमेट्री में देखा कि भाई 4 होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 होते हैं। लेकिन 3D ज्योमेट्री में कितने होते हैं, 3D ज्योमेट्री में क्या 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, कितने होते हैं? तो वो बात सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर देखो ध्यान से भाई, बात को समझते रहना भाई। ये है एक्स एक्सिस,
ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। जिस प्रकार यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, यहाँ पर एक्स वाई और जेड एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं भाई, बिल्कुल सेम है। इसी प्रकार चलेगी पूरी, जिस प्रकार ये चैप्टर हमने किया था उसी प्रकार ये चैप्टर चलेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखो भाई, ये जो बिंदु होता है ना, ये जो कोना होता है बिल्कुल कोने में, जहाँ पर मूसे रहते हैं, जहाँ पर चूहे रहते हैं, इस कोने में क्या होता है, 0 0 0, ये होता है भाई शून्य, ओरिजिन पॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट क्या होते हैं, एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है और जेड भी 0 होता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ये एक्स इस तरफ आया है, अब इसको एक कमरे की तरह ना सोच करके, एक 3D फिगर की तरह सोच करके इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ भाई, इस तरफ मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, इस तरफ। अब बात को समझना भाई ध्यान से, इस तरफ मैंने इसको आगे बढ़ा दिया और इसको भी मैंने आगे बढ़ा दिया और इसको मैंने मिटा दिया और इसको भी मैंने आगे बढ़ा दिया। सर क्या नीले पेन का प्रयोग करें, ठीक है भाई, ठीक है। तुम कोई बात कहो और मैं ना मानूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो भाई, ये जहां पर जो आया, अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब इसका प्रॉपर रूप आपको देखने को मिल रहा है, एक 3D फिगर का प्रॉपर रूप आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं भाई, यहां पर हमने अभी अभी एक आकृति बनानी सीखी। वो आकृति क्या थी, कुछ इस प्रकार की वो आकृति थी, इस प्रकार की वो आकृति थी। आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ये बॉक्स किस तरफ है, ये बॉक्स इस तरफ है भाई, ठीक है। अगर ये एक बॉक्स इस तरफ बन सकता है तो सोचो ये ठीक ऐसा ऐसा बॉक्स एक इस तरफ भी तो बन सकता है। अब बात को समझते रहना भाई, अब बात को समझते रहना। एक बॉक्स, दो बॉक्स, अगर ये बॉक्स यहां बन सकता है तो एक ऐसा ऐसा बॉक्स ठीक इस तरफ भी तो बन सकता है। आपको सर बिल्कुल बन सकता है। अगर यहां पर बन सकता है तो एक बॉक्स यहां पर भी तो बन सकता है भाई, बताओ। एक बॉक्स उस तरफ परले कोने में तो बन सकता है। तो ऊपर कितने बॉक्स बने, 1 2 3 4, आपको सर 4 बॉक्स बने। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से आपका क्वेश्चन निकलेगा भाई, ध्यान से देखते रहना। ऊपर 4 बॉक्स बने तो आप कहोगे सर अगर ऊपर 4 बॉक्स बने तो सर नीचे वाला पोर्शन तो पूरा खाली पड़ा है। ये तो इसके ऊपर ऊपर बन रहे हैं, नीचे भी तो, जमीन के अंदर भी तो बन सकते हैं 4 बॉक्स। तो अगर जमीन के अंदर 4 बॉक्स बन सकते हैं तो 4 तो ऊपर और 4 ही नीचे। अब उनको बना के मैं दिखा नहीं सकता भाई इतने खास तरीके से, लेकिन फिर भी समझ लो थोड़ा सा। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मेरे को मैडम वेरी गुड दिया करती भाई, 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में मेरी कॉपी में वेरी गुड तब भरी पड़ जाया करती पूरी पूरी कॉपी भाई। बालक नू देखा करते हैं कि यो मास्टर, यो उस टाइम तो मास्टर थोड़ी था मैं, अक भाई यो छोरा यो ड्राइंग करेगा, इसकी गला देख देख के हमारी भी सी बन जाएगी, लेकिन मेरा ठीक बन जाया करता, उनका भाई मोर बन जाया करता। तो यह बात है, ठीक है। तो ऊपर 4 नीचे 4। तो अब हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार यहां पर 2D फिगर के अंदर हम सिर्फ 4 क्वाड्रेंट देखते थे, यहां पर नाम ही बदल गया। अब की बार क्वाड्रेंट चतुर्थांश नाम नहीं है, हमारे को दिखे कि 8 पार्ट है। कितने पार्ट है भाई, 8 पार्ट है। कितने पार्ट है भाई, 8 पार्ट है, ठीक है सर। अब इनके नाम बताओ, तो इनको कहेंगे अष्टांश। क्या कहेंगे भाई, अष्टांश, अष्टांश, ठीक है, अष्टांश। और इंग्लिश में नाम भाई मैं इसका देखने नहीं पाया, तो प्लीज आप इसको गूगल पर सर्च कर लेना, अष्टांश का इंग्लिश में नाम क्या होता है, तो आपको मिल जाएगा अष्टांश, ठीक है। अष्ट अंश, अष्ट अंश 8 अंश है। कितने अंश है भाई, 8 अंश है। आप बात को समझ गए, मतलब कहने का ये है कि पहले जो 2D फिगर होती थी उसमें 4 अंश होते थे तो उसको चतुर्थांश बोलते थे। यहाँ पर 8 अंश है, 4 ऊपर 4 नीचे, तो इसको अष्टांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, अष्टांश बोलेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकता है वो क्वेश्चन क्या है, देखो भाई। बेटे दो इसने इसने तार लियो भाई, जैसे छोट मार लियो इसका, ठीक है। ये लीला पेन जो भाई यूज़ करते हैं ये थोड़ा सा जम जाता है भाई, ठीक है, इसलिए मैं यूज़ नहीं करता इसको। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें रंग रंगीली चीज़ें पसंद है, तो उन रंगीले बच्चों के लिए ये चीज़ें प्रस्तुत थी, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर भाई हम क्या कर रहे हैं आगे, जिस प्रकार हमने मेरा भाई 2D ज्योमेट्री में कि पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होंगे, दूसरे में नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, तीसरे में नेगेटिव नेगेटिव होंगे, तीसरे में पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो चीज़ें यहाँ पर हम किस प्रकार करेंगे। तो ऊपर देखो अब की बार 8 है भाई, तो 8 के 8 आप याद तो रख नहीं सकते दिमाग में, तो यहाँ पर उनकी टेबल बनाने के लिए मैं आपके अंदर आपको एक टेबल बनानी सिखा देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। अब वो टेबल कैसे बनेगी, वो टेबल आपने बनानी सीखनी है, ठीक है। बनानी आप सीख लोगे तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं भाई, अष्टांश। और अगर आपने वो टेबल चाहिए तो आपको एनसीईआरटी की बुक में वो टेबल की मिल जाएगी बड़ी बनाई, लेकिन वहाँ पर आपको वो याद करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको सिखा दूंगा उस चीज़ के बारे में, ठीक है। देखो भाई, अच्छा जी, एक्स वाई
जेड। ठीक है भाई, 8 हो गए ना। चलो, तो ये है पहला अष्टांश, ये है दूसरा अष्टांश, ये है तीसरा अष्टांश, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। तो आठों के आठों अष्टांश में कौन से पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे, कौन सा निर्देशांक पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। और आप सिर्फ एक निर्देशांक को देखते ही ये बता देंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो निर्देशांक है, ये जो बिंदु है जो अंतरिक्ष में लगेगा, ये कौन से अष्टांश में जाएगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या आठवें में, कौन से में जाएगा, आप देखते ही बता देंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात इसमें याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है आपको इसके अंदर? याद रखना है कि पहले देखो भाई, यहाँ पर एक लाइन और लगानी थी, कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। आपको एक बात याद रखनी है कि पहला क्वाड्रेंट, मैंने पहले क्वाड्रेंट के अंदर आपको एक पॉइंट लगा के दिखाया था, तो उस क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता चला कि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है और जेड भी पॉजिटिव होता है। तो याद रखना, पहले क्वाड्रेंट के अंदर, पहले अष्टांश के अंदर तीनों जो पॉइंट होते हैं, जो बिंदु होता है, उसके तीनों एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यह बात आपने याद रखनी है, सिर्फ यह बात, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अगर एक्स के से मैं देखूं तो पहला पॉजिटिव है, पहले एक्स को सीख लोगे, एक्स को कैसे बनाओगे। अगर पहले में पॉजिटिव है तो लास्ट वाले में भी पॉजिटिव होता है एक्स, पहले आपने यह बात रखनी है। अगर एक्स पहले में पॉजिटिव है तो लास्ट वाले में भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पर पॉजिटिव तो साइन चेंज कर दो, नेगेटिव, फिर से नेगेटिव लगाओ। अब 2 बार नेगेटिव लगे, फिर पॉजिटिव लगाओ, पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 बार पॉजिटिव लगे, फिर नेगेटिव लगाओ, नेगेटिव नेगेटिव, एक्स तैयार हो गया। बस समझ में आई? पहला पॉजिटिव, लास्ट वाला पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, पॉजिटिव था तो चेंज करके नेगेटिव कर दिया, फिर 2 पॉजिटिव, फिर 2 नेगेटिव। एक बार बना के देख लोगे, याद हो जाएगा। मेरे भी याद हो गया भाई, ठीक है। अब देखो वाई, यहाँ पर आपने क्या देखा, पॉजिटिव। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने उसकी तरह नहीं करना, इसकी तरह आपने यहाँ पर क्या करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव हो गए, 2 नेगेटिव हो गए, 2 पॉजिटिव हो गए, 2 नेगेटिव हो गए। इस प्रकार आपने करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, सिंपल है। जो वाई वाला फंडा है। और डेड वाला फंडा क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव लगाए, आधे पॉजिटिव कर दिए, फिर नेगेटिव करना लग जाओ, नेगेटिव 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 और नेगेटिव। बात समझ में आई भाई? यह टेबल बनानी आप एक बार सीख लोगे। देखो एक्स में तो पहला पॉजिटिव और लास्ट वाला पॉजिटिव लगा के बीच वाले चेंज करते चले जाओ। पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव। बात समझ में आई? वाई में पहला पॉजिटिव है तो पहले दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव। और जेड में क्या होगा, पहले 4 पॉजिटिव और अगले 4 नेगेटिव। तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, इसमें उतार लो भाई। जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन क्या लिखा है, मैंने लिखा कि 4 -2 और -3 का अष्टांश बताओ भाई कि ये कौन से अष्टांश में है। तो आप देखोगे प्लस नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्या देख रहे हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आपको कहाँ दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो आप देखते ही कह सकते हो कि ये 8वां अष्टांश है। कौन सा अष्टांश है भाई, 8वां अष्टांश। बात समझ में आई नहीं आई बताओ? आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है भाई ये। आपके पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आपसे सिंपली अष्टांश पूछ लेगा और आप सोचोगे ये जो अष्टांश के शुद्ध हुआ है। तो अब आपके दिमाग में वो बात सेट हो गई है भाई, ठीक है। या किसी और लैंग्वेज से आपको पूछ सकता है, तो समझना है अपने क्वेश्चन को देख के सीखना है। अच्छा, और एक आधी प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। -4 2 -5, आपने खुद बताना है भाई अपने मन में कि ये कौन सा है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कौन सा होगा भाई, छठवां अष्टांश। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अच्छा लग रहा होगा। अगला देखो भाई, अगला क्या है, कोई भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। -3 -1 और 6, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड, तीसरा, तीसरा 3 यार, तीसरा है, ठीक है, बस कर दूँ, तीसरा, ठीक है। तो तीसरा अष्टांश है। तो इस प्रकार आपको अष्टांश पेपर में पूछने को आ सकते हैं। आपको सिंपली वो ये पूछ सकता है कि अष्टांश बताओ भाई कौन सा है। एक पॉइंट देकर के ये पूछ लेगा कि इसका अष्टांश बताओ कौन सा है। या फिर आपको क्या देगा कि भाई 5वां अष्टांश है, तो 5वें अष्टांश में साइन बताओ कौन से लगेंगे। एक्स कितना होगा, एक्स पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जेड क्या होगा। तो आप ये टेबल बना करके देख सकते हैं कि 5वें के अंदर एक्स पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, लेकिन जेड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो किसी प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन आवे, आप इस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं। ये था पहले प्रकार का क्वेश्चन जो आपके पेपर में बन सका है भाई। इसने तार लियो, ठीक है।
और अगर वीडियो अच्छी लगे है तो भाई लाइक कर दियो। ये फिर रच गया भाई इसके ऊपर, वेरी गुड। ये भी ज़्यादा मान रहा है आपकी तरह। भाई जितने बालक इस वीडियो में देखने लग रहे हैं, अगर आपने नू लगे है कि यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर कोई ना कोई बढ़िया कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो के साथ एक शेयर का लिंक है भाई, शेयर करो। और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपके पास सोशल मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पर भी जहाँ पर भी आपका मन करे वहाँ पर इसको शेयर करो। और शेयर करते टाइम क्या लिखो, हैशटैग मैथ्स विद मुकेश। क्या लिखना भाई आपने, हैशटैग मैथ्स विद मुकेश। मुकेश कौन है, मुकेश कौन है भाई, मैं। मैथ्स विद मुकेश हैशटैग लगाओ, और स्पेस मत देना यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं देना आपने। हैशटैग लगाना है, मैथ्स विद मुकेश लिखना है और शेयर कर देना है। अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर शेयर कर दो, व्हाट्सएप में शेयर कर दो, इंस्टाग्राम चलाओ उसमें शेयर कर दो, जो भी चीज़ आप चलाओ उसके अंदर इसको शेयर करो। और जो बालक HSSC की तैयारी कर लग रहे हैं उनका भला करो भाई, ठीक है। कोई पैसे नहीं लगते, फ्री में ये चीज़ें हो सकती हैं। अब पहला क्वेश्चन आपने सीखा, अब आ जाते हैं भाई अगली बारी। अच्छा, एक बात यहाँ पर आप लिख लेना भाई, मैंने अपनी पेज पे लिख रखा था, जो आपको लिखवानी है मैंने, वो क्या है, क्या चीज़ है भाई, वो निर्देशांक तल, निर्देशांक तल, निर्देशांक तल अंतरिक्ष, अंतरिक्ष को, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 भागों में बांटता है, 8 भागों में बांटता है। अब ये बात आपको भली बातें समझ में आ गई। अगर यह बात मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में सीधा लिखवा देता कि लिख लो भाई निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 भागों में बांटता है, तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती। लेकिन अब ये बात आपको समझ में आ गई कि क्यों बांटता है, कैसे बांटता है और किस प्रकार बांटता है, तो यह चीज़ आपके समझ में आ गई है। अगली चीज़ देखो भाई, एक चीज़ और समझ लो इंपॉर्टेंट सी, मैं आपको वो चीज़ और बता देता हूँ ताकि आपके कोई डाउट ना रहे भाई। अगर कोई बिंदु आपको दिखता है, यहाँ पर वो चीज़ आपको नोट भी कर लेनी है। अगर कोई बिंदु आपको दिखता है, अगर मैं कहूँ कि भाई एक बिंदु है एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, तो मैं कहूँगा वहाँ पर एक्स तो होगा भाई, एक्स के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट तो होंगे, एक्स 1 2 3 4 5 कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पर। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर वाई क्या होगा, वाई तो 0 के बराबर ही होगा। बात को समझना भाई, वाई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और जेड किसके बराबर होगा, जेड भी आपको होगा, जेड भी 0 के बराबर है। तो याद रखना, अगर किसी एक्सिस, किसी अक्ष पर अगर कोई बिंदु दे रखा है, तो वहां पर सिर्फ उस अक्ष की कोई ना कोई वैल्यू होगी, बाकी जो 2 एक्स बच जाएंगे उन दोनों अक्षों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर मान लो यहाँ पर इसके ऊपर कोई पॉइंट होता तो यहाँ पर मैं क्या कहता, 0 x 0, वाई कुछ ना कुछ होगा और जेड भी 0 होगा। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होता तो मैं क्या कहता कि भाई एक्स भी 0, वाई भी 0, लेकिन जेड कुछ ना कुछ जरूर है। तो बात समझ गए आप, इस चीज को नोट कर लेना कि जिस अक्ष पर कोई बिंदु होगा उस अक्ष की वैल्यू तो होगी, लेकिन बाकी जो 2 अक्ष हैं वो 0 होंगे। यह बात आपको समझ लेनी है। इसी प्रकार एक चीज और भाई, इसी प्रकार एक और बढ़िया सी चीज आपको बता देता हूँ। ये है एक्स वाई जेड, ये है एक्स वाई तल, ये है जेड वाई तल और ये है जेड एक्स तल। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अगर इस तल के ऊपर मान लो ये जो फर्श है, वो जो बॉल नीचे पड़ी थी, मैंने आपको बताई थी ना एक बॉल नीचे पड़ी है, तो वो बॉल किस पर थी, एक्स वाई तल पर थी। ये पॉइंट एक्स वाई तल पर है। अगर किसी तल के ऊपर कोई पॉइंट होता है, अगर किसी तल के ऊपर कोई पॉइंट होता है, तो याद रखना एक्स वाई के ऊपर अगर है तो यहाँ पर एक्स भी होगा, वाई भी होगा, लेकिन जेड नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोई ऊंचाई तो है ही नहीं। बात तो समझो, अगर फर्श के ऊपर कोई चीज पड़ी है नीचे, तो उसकी हाइट थोड़ी है कुछ भी, वो तो नीचे पड़ी है। अगर हाइट उसकी कुछ भी नहीं है तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी प्रकार अगर जेड एक्स तल पर कोई पॉइंट होगा तो देखो वहां पर एक्स भी होगा, जेड भी होगा, लेकिन वाई नहीं होगा। बात को समझना, जिस तल पर वाई नहीं होगा। अगर इस तल के ऊपर बात आई है तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स नहीं होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। तो ये दोनों के दोनों डायग्राम अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बात को समझ लेना, ठीक है भाई। ये बात थी इंपॉर्टेंट, मिटा देता हूँ इसने भी। सर आप इतनी सारी बातें कैसे जानते हैं भाई, मैं नहीं जानता, ये सारी बातें किताबें जानते हैं, मैं किताबें पढ़ता हूँ, इसलिए मेरे को ये सारी बातें पता होती हैं। कुछ एक बच्चे कह रहे थे सर आप कंप्यूटर की क्लास कब स्टार्ट करें, सर आप करंट अफेयर कब कराओगे, सर आप पेपरों के बाद कराओगे क्या करंट अफेयर। तो भाई मेरी बात सुन लो ध्यान से, करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता दिया था, आप मंथली वीडियो देख सकते हो। अगर मैं करा नहीं पा रहा इसका मतलब ये नहीं है आप मेरे इंतजार में बैठे रहोगे। मंथली वीडियो देखो, जो अपने बढ़िया लगा उसकी देखो भाई। जनवरी फरवरी मार्च 2019 का पूरा करंट अफेयर तैयार करो भाई, ठीक है। कंप्यूटर की आप बढ़िया से बढ़िया वीडियो देखो, एनसीईआरटी की बुक 11th 12th की एनसीईआरटी की जो बुक है, अगर कोई वीडियो बना रहा है यूट्यूब के ऊपर तो वे देखो। अपना
अपनी मछली खुद पकड़ कर खुद पका कर खुद खाना सीखो भाई सुने, ठीक है। अभी मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में यही आपको एग्जांपल दिया था। अब आगे आओ भाई, हाँ मैं भी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वो वीडियो बना के उस चैनल के ऊपर अपलोड करने की। अब भाई अगली चीज़, ये वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो सकती है भाई, तो चौकड़ी मार के बैठे रहियो और संयम से बैठे रहना भाई। हमने पढ़ना है यहाँ पर दूरी सूत्र। क्या पढ़ना है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र पढ़ना है। दूरी सूत्र क्या होता है? चलिए दूरी सूत्र क्या है देखो भाई। दूरी सूत्र आपने 2D ज्योमेट्री में पढ़ा था। 2D में मैंने आपको क्या सिखाया था कि यदि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ पर लिख देता हूँ भाई मैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। बिल्कुल सेम है 2D की तरह, 3D का फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर ए और बी के मध्य मान लो ये 2 पॉइंट है, इनके मध्य अपन दूरी बतानी है या दूरी बतानी है। तो ए बी के मध्य अगर हमने दूरी बतानी थी तो फार्मूला क्या था? वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। डी ग्रुप में आया था इसके ऊपर क्वेश्चन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर डी ग्रुप में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था तो आपके पेपर में क्या बना? 3D ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। देखो एक्सपेक्टेड तो यही होता है भाई, बाकी वेरिएशन नहीं होता। अब ये फार्मूला था जो हम दूरी सूत्र पढ़ते थे 2D ज्योमेट्री में। लेकिन अगर बात करें 3D ज्योमेट्री की, 3D, अच्छा सर 3D ज्योमेट्री को नीले पेन से लिखो, ठीक है भाई। देखो 3D ज्योमेट्री, ठीक है 3D ज्योमेट्री। अब 3D ज्योमेट्री के अंदर मान लो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। इन पॉइंटों के एक्शंस क्या होंगे? x1 y1 z1 और ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये दूरी हमने बतानी है। और जो बी पॉइंट है वो है x2 y2 और z2, ये पॉइंट है। अब यहाँ पर फार्मूला क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फार्मूला ध्यान से देखना। यही फार्मूला जो आपने यहाँ तक पढ़ा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? देखो भाई, ए और बी के मध्य हमने दूरी बतानी है, रूट लगाओ, सेम तरीका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सेम चीज़ है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सेम चीज़ है। अब एक चीज़ ऐड कर दो, x और y तो ले लिया, z रह गया, तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सिर्फ इतना सा आपने चेंज करना था और कुछ नहीं करना था। बात को समझ गए? 2D 3D का जो फार्मूला था दूरी सूत्र और 3D का जो दूरी सूत्र था वो यही था, डिस्टेंस फार्मूला इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ आपने सीखनी है। सिर्फ 3D फार्मूले में क्या है, सिर्फ z और जुड़ जाएगा ना, या बाकी सेम रहेगा, ठीक है भाई। इसे नोट करो और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो भाई, क्वेश्चन क्या है? सर कोई क्वेश्चन कराओ। ठीक है करा रहा हूँ भाई। एक पॉइंट है ए भाई, पी पॉइंट है, पी के फर्क पड़े कुछ सोचे, 1 माइनस 3 और 4। और एक पॉइंट है क्यू भाई, -4 1 और 2 के मध्य दूरी ज्ञात करें। के मध्य, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, के मध्य दूरी। ये है भाई क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, हमने सिर्फ सोल्व करना है, ठीक है। इसको हमने सोल्व करना है। और सोल्व कैसे करेंगे? पी क्यू की दूरी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया? यहाँ पर लिखो x2 माइनस x1। अब यहाँ पर लिख लो आप x1 y1 z1, x2 y2 z2, ताकि आपको दिखते ही पता चल जाए ये x1 है ये y1 है। अब यहाँ पर x2 माइनस y1, x2 माइनस x1 करना है। x2 क्या है? -4 और x1 क्या है? 1 का होल स्क्वायर प्लस इंटू y2 मन 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 क्या है? 2, z1 क्या है? 4 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसको जैसे सोल्व करते हैं हम तो क्या मिलता है हमने? -4 और -5, -5 हो गए, -4 और 1 -5, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा भाई, 25 प्लस, ठीक है। यहाँ पर करेंगे 4 का 16 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे 2 -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा 20, कितना है भाई? 20 और 20 45, √45। और √45 को सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 45 को लिख सकते हैं 9 गुणा में 5, 9 पंजे 45 होता है। और 9 बाहर निकल जाएगा 3 बन गए और भीतर के बच जाएगा 5, तो 3√5 में इसका आंसर कह सकता हूँ। बात समझ में आई? किस प्रकार हम दूरी सूत्र लगा करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर इस प्रकार हम दूरी सूत्र को सोल्व कर सकते हैं तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, जो है आपका होमवर्क। होमवर्क देख लें क्या है भाई अपना। होमवर्क है आपका, एक पॉइंट है ए 2 3 5, एक पॉइंट है बी 4 3 1। दूरी बतानी है, इनके मध्य दूरी क्या होगी? आपके ऑप्शन है √5, 20, 2√5 और 3√5। ये आपके ऑप्शन है ABCD, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अभी इसको वीडियो पॉज करके इसको सोल्व करना है, ठीक है भाई, और फिर बाद में आगे बढ़ना है। चलो
ये आपका होमवर्क हो गया। अच्छा, ये थी दूरी की बात भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो भाई, सर नीले पेन से लिखो, ठीक है भाई। भाई तुम बीच बीच में मेरे को बताते रहा करो किस पेन से लिखना है। देखो, नीले पेन से जब हम लिखते हैं तो बड़ा मजा आता है। दर्शाइए की क्वेश्चन है भाई, दर्शाइए, दर्शाइए कि P -2 3 5 और Q 1 2 3 और R, तीसरा पॉइंट भी दे दिया भाई, R क्या दिया, PQR 7 0 और माइनस का 1 संरेख है, संरेख है। ये क्वेश्चन है भाई, डिट्टो एनसीईआरटी से लिया गया है। आपको ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे सर, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है। कोई बात नहीं, खतरनाक क्वेश्चन जो दिखते हैं वो होते नहीं भाई, जितने क्वेश्चन खतरनाक दिखते हैं वो होते नहीं है, बात को समझिएगा आप, ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संरेख का मतलब क्या होता है। संरेख, ये जो वर्ड आपको मिला संरेख, इसका मतलब क्या है संरेख का, तो कोलिनियर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई, कोलिनियर। स्पेलिंग देख लियो भाई, कोलिनियर, कोलिनियर डबल एल आएगा फिर नहीं। संरेख को क्या बोलते हैं, कोलिनियर, मतलब कि संरेख होना चाहिए। अब मैं कहूँ कि देखो 2 पॉइंट है, बात को समझना भाई, पहले बात को समझो। क्या मैं कह सकता हूँ कि 2 पॉइंट कोलिनियर है? मैं शायद कह भी सकता हूँ और नहीं भी कह सकता। देखो अगर लाइन ऐसे गई तो ये पॉइंट कोलिनियर है, लेकिन अगर ये लाइन ऐसे चली गई तो कोई, जो कि जा सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, तो ये लाइन कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब है एक ही रेखा पर स्थित होनी चाहिए दोनों बिंदु। अगर 2 बिंदु की बात करें तो एक ही रेखा पर स्थित। अगर रेखा इस प्रकार गई तो ये एक रेखा पर स्थित है। लेकिन सोचो अगर 3 बिंदु हैं, अगर 3 बिंदु हैं तो वो संरेख कब होंगे, वो संरेख तब होंगे जब तीनों सिर्फ सीधी एक लाइन में होंगे। मतलब कि ये बिंदु यहाँ होगा तब ही मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों जो बिंदु है संरेख है। अगर ये बिंदु यहाँ होता तो ये रेखा ऐसे मुड़कर थोड़ी आओगी भाई संरेख खतर, ये तो सीधी निकट जाएगी। तो मतलब क्या है, ये संरेख नहीं है। तो जब 3 बिंदु संरेख होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ध्यान से भाई। और ये कोई किताबी नॉलेज नहीं है भाई, ये सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात है कि जब 3 बिंदु कोलिनियर होंगे, जब 3 बिंदु संरेख होंगे। सर नीले पेन से लिखो। अच्छा भाई, अगर 3 बिंदु कोलिनियर होंगे तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। जब 3 बिंदु कोलिनियर होंगे तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ये बात आप खुद भी सोच सकते थे कि हम 3 बिंदुओं को कोलिनियर कब दिखा सकते हैं, जब इसकी दूरी को मैं जोड़ दूंगा तो इनकी दूरी बन जाएगी। मतलब कि ए बी प्लस बी सी बराबर है ए सी। या फिर इतना भी ना सोच करके आप सिर्फ इतनी बात सोच सकते थे कि किन्हीं 2 पॉइंट और 2 पॉइंट और अगले 2 पॉइंट, उनकी अगर तीनों का मैं डिस्टेंस निकालता हूं तो किन्हीं 2 का जोड़ तीसरे के बराबर होगा। यह बात आप समझ सकते थे। तब हम कह सकते थे कि ये संरेख है, ये कोलिनियर है। तो यहां पर आपको मेहनत करने की जरूरत है। यहां पर आपको 3 बार फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे बेटे। तो इसने कैसे लगाने हैं देखो भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे पी क्यू का मान, फिर निकालेंगे क्यू आर का मान, फिर निकालेंगे पी आर का मान। यही 3 पॉसिबल पेयर है और इन तीनों में से किन्हीं 2 का जोड़ तीसरे के बराबर पाओगा तो हम समझ सका कि ये क्या है, संरेख है। अच्छा आप देखो भी ध्यान से, पहले मैंने पी क्यू निकाला भाई, पी क्यू तो मैंने लगाया रूट बाद में लगाऊंगा। पहले देखो भाई 1 + 2 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना भाई, मैं स्पीड में कर रहा हूँ थोड़ा सा। 2 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर रूट। फार्मूला लगा लेना भाई अपना, 3 × 9 + 1 + 4, रूट लगा दिया ऊपर, कितना आया 14 वर्गमूल 14 आया पी क्यू। अच्छा फिर मैंने लगाया क्यू आर का ऊपर फार्मूला, क्यू आर के ऊपर जैसे मैंने फार्मूला लगाया क्यू आर के ऊपर, तो 7 - 1 प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर और ऊपर लगा दिया रूट लगा दिया। सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या हुआ इसका, यहाँ पे अच्छा 6 × 36 प्लस यहाँ पे आया भाई 4 प्लस यहाँ पे कितना आया -3 - 1 - 1 - 3 - 4 16। कितना बना भाई, कितना बना बताओ, 36 + 4 40 और कितना हुआ 56 आया। ठीक है, और 56 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 56 को लिख सकता हूँ देखो
56 का मतलब क्या होता है, 14 दूनी 28, 14 चौके 56 होता है, 14 चौके 56 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 14 गुणा में 4, 14 चौके 56, और 4 बाहर आ जाएगा और बाहर आके 2 बन जाएगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि किसके बराबर है भाई, √56 किसके बराबर है, 2√14 के बराबर है। आप बात को समझ गए होंगे। आगे देखते हैं पी आर देखते हैं भाई, पी आर रूट लगाओ और सोल्व करो। पी आर जैसे मैंने देखा पी आर, तो आर ले लो पहले, 7 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखो भाई क्या, 9 निम 81 प्लस 9 प्लस ये हो गया -6 36। सोल्व करो भाई, ये कितना आया 90 और 36, 6 12 126, 126 क्या 126 14 की पहाड़ी में आवे है, 4 चौक 16, 14 की पहाड़ी में देखो भाई, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर भी 14 आया, यहाँ पर भी 14 आया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर भी 14 के हिसाब से बनता ही होगा। तो मैंने देखा कि 14 गुणा में 3 कितना होता है, हमने कोई गलती कर दी शायद, 7 2 9 9 81 -3 9 -5 और 1 -1 36, नहीं भाई गलती तो नहीं है, 90 36 126, अच्छा 9 9 14 में क्या होगा भाई, 14 में 126, बिल्कुल ठीक हो गया भाई। देखो 14 में 126 होता है, यहाँ पर हमें पता चला कि 126 है ये, ठीक है। और 126 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 गुणा में 9, क्या लिख सकता हूँ भाई, 14 गुणा में 9 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। 14 में 126 हो गए, पढ़ा अपन ने बेरा होना चाहिए, मैंने ना बेरा था, तुमने बेरा होना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे तेज पढ़ो भाई। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, √14 तो अंदर आ जाएगा, लेकिन 9 का क्या बाहर निकल जाएगा 3, और भीतर क्या जाएगा √14। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि पी क्यू की वैल्यू क्या आई, √14, क्यू आर की वैल्यू क्या आई 2√14, और आर पी आर की वैल्यू क्या आई 3√14। और ये देखते ही मुझे पता चला कि अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ 2√14 और √14, 3√14 हो गया ना, और ये इसके बराबर है। अगर दोनों का सम तीसरे के बराबर है, इसका मतलब ये है कि तीनों पॉइंट क्या है, संरेख है, कोलिनियर है। आप बात को समझे नहीं समझे, वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था भाई कोलिनियर के ऊपर, जो आपने समझना था। आपने अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, ठीक है, लाइक करिए वीडियो ने भाई, आपने तार लिया होगा, बहुत तेज अवतरण में मैंने मेरा है, और बहुत जल्दी मैं इस बोर्ड को चेंज कर दूंगा भाई, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बड़ा बोर्ड लगाने की। चलो आगे देखो भाई क्वेश्चन। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है सर, क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया लेवल का है। एक बिंदु, क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन क्या बिंदु ए 3 6 9 और बिंदु बी 10 20 30 और सी 25 -41 और 5 एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, शीर्ष हैं। अब इस क्वेश्चन को समझो भाई, यहाँ पर इन्होंने 3 बिंदु दिए और उन्होंने कहा कि क्या ये 3 बिंदु एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल के शीर्ष हैं, के पॉइंट है, मतलब कोणे हैं। जैसे कि मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ मैं इस प्रकार, तो ये जो कोण है जहाँ पर भी आया, इसके XYZ के कोऑर्डिनेट, इसके XYZ के कोऑर्डिनेट और इसके XYZ के कोऑर्डिनेट, ये 3 कोऑर्डिनेट दिए गए कि क्या है 3 कोऑर्डिनेट एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं नहीं, हाँ या ना। मैं समझ रहा था कि हाँ हो सकते हैं या ना हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आपने देखा समकोण त्रिभुज, तो आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि अगर हमने कोई समकोण त्रिभुज देखना है तो समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के जमा आधार के वर्ग के। पाइथागोरस याद आई सर, आई, वेरी गुड। कर्ण का वर्ग होता है बराबर लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। कहीं पर भी आपको समकोण त्रिभुज दिखे तो आपको ये चीजें अप्लाई करनी ही पड़ेंगी, किसी ना किसी रूप में, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको अप्लाई करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर देखा हमने कर्ण का वर्ग और बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर। अब यहाँ पर हमने देखा कि अगर ये एक मान लो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इनके मान लो एक तो लंब होगा, एक आधार होगा और एक कर्ण होगा। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है,
बात को समझना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब कि इस कर्ण का वर्ग मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, और बाकी जो दो भुजा है उनका वर्ग, मान लो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, बाकी जो दो भुजा है उनके योग के बराबर कर्ण का वर्ग होना चाहिए, तब जाकर हम कह सकते हैं कि भाई यो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्यों ना हम एक काम करें, पिछले क्वेश्चन की तरह हम इनमें तीनों पॉइंट की आपस में दूरी निकालते हैं, और ये दूरी निकालने के बाद अगर वो बराबर आते हैं, अगर दूरी निकालने के बाद वो बराबर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो, मतलब दूरी निकाली अपन है, मान लो अपन लिखा है ए बी, तो ए बी हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 माइनस का 7 का होल स्क्वायर, अब थोड़ा शॉर्ट में करा हुआ है, 20 माइनस है माइनस का 14 का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना था, 30 है, 36 है यो, 30 है भाइयों, कितना है भाइयों 30, 30 माइनस 9 21 का होल स्क्वायर, प्लस लगाओ भैया, क्या कर रहे हो, प्लस प्लस, ठीक है भाई, का होल स्क्वायर। अच्छा इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, 49, 196, 441, और इनको अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा भाई, ये 9 इसमें जाएगा, ये जगह 450 और 40, 490, 196, 6, 9 9 8, 686, 686, रूट के अंदर कितना आया भाई, 686, 686। अब देखो ध्यान से, हमने ए बी नहीं चाहिए, देखो फॉर्मूले के हिसाब से हमने क्या चाहिए, ए बी का वर्ग चाहिए, तो अगर ए बी बराबर है रूट 686 और हमने चाहिए ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी वर्ग कर देंगे और यहाँ पर भी वर्ग कर देंगे, और वर्ग से ये रूट कट जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 686। तो मैंने यहाँ पर कोने में लिख लिया कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर है 686, यहाँ पर मैंने लिख लिया और इसको मैंने मिटा दिया। बात को समझते रहना भाई। फिर मैंने लिखा बी और सी, बी और सी की दूरी निकालने की मैंने कोशिश करी, बी और सी, तो 25 माइनस 10 15 का स्क्वायर जमा माइनस 41 माइनस 20, ये हो गया आपका माइनस 61 का होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 30 माइनस का 25 का होल स्क्वायर, और जैसे ही मैंने इनका निकाला यहाँ पर देखो, 15 का स्क्वायर 225, 61 का स्क्वायर कर लो भाई, 61 61 1 6 6 कम 6 6 36 1 2 7 3 3721, 3721 प्लस 625। देखो यहाँ पर मैं नेगेटिव को इग्नोर कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। 3721 में 625 जोड़ो भाई, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो ध्यान से देखते रहिए भाई। आंसर बचा 1 7, अच्छा 13 तो 15 5 आंसर बचा 1 और 1 4, ये हो गया भाई आपका रूट 4571। और ये मैं कह सकता हूँ बी सी स्क्वायर बराबर किसके होगा, 4571 के, 71 के, और यहाँ पर मैंने ये बात भी लिख ली कि बी सी स्क्वायर बराबर है 4571। वेरी गुड भाई, बी सी निकाल लिया मैंने। अब निकालता हूँ एक चीज़ और रहेगी, सी और निकाल लेता हूँ भाई, सी और सी निकालने के लिए क्या लूँगा, एक सी ले लूँगा, एक ए ले लूँगा। अब देखो कोई सा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 25 में 3 गए क्या बचे, 22 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फिर प्लस माइनस 41 में 6 गए, माइनस 47 का स्क्वायर, अच्छा फिर प्लस 5 में 9 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो भाई 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। अच्छा 47 का फिर निकालना पड़ेगा, 47 9 4 7 चौका 28 4 32, 4 7 28 का 8 का हासिल बच्चा 2, 416 और 2 18, 9 10 के 0 हासिल बच्चा 1, 12 का 2 का हासिल बच्चा 1 2, 2209 कितना आया भाई 2209। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो देख लियो भाई, ठीक है, खुद से आप सोल्व कर लेना, कमेंट में मत लिखना कि सर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं, मैं जल्दी वीडियो खत्म करने के चक्कर में कर रहा हूँ भाई। ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, इनको जोड़ो भाई, 484 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 जोड़ते 500 हो जाएगा, और 500 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2709, और 8 स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर ये रूट भी हट जाएगा, तो सी ए स्क्वायर भी आ गया हमारे पास, सी ए स्क्वायर 2709। तो यहाँ पर मैंने देखा ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर तीनों आगे, अगर तीनों आगे तो हमने देखा कि बी सी स्क्वायर वाली जो भुजा है वो सबसे बड़ी है, तो इनका योग जो है वो इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो मैंने जोड़कर देखा 2709 और 686, यहाँ पर कितना आया 6 और 9 5 का हासिल बच्चा 1 9, 13 का 3 का हासिल बच्चा 1 3, 3395 जो कि 4571 के बराबर नहीं है। अगर नहीं है
तो ये एक समकोण त्रिभुज के कोऑर्डिनेट नहीं है। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं, ये एक समकोण त्रिभुज के कोऑर्डिनेट नहीं है। मैंने आपको तरीका सिखाना था कि किस प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। आपको बात समझ में आई? क्वेश्चन को नोट कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क, अगला क्वेश्चन देखो भाई, पॉइंट है 0, 7 और -10। अगला पॉइंट है 1, 6 और -6। अगला पॉइंट है 4, 9 और -6। 4, 9 और -6। समद्विबाहु, देखो भाई, समद्विबाहु आइसोसेलियस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। आपने इनको समद्विबाहु त्रिभुज बताना कि क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्या ये एक आइसोसेलियस ट्रायंगल के शीर्ष हैं। अगर शीर्ष हैं तो हाँ लिखना, नहीं है तो ना लिखना। कमेंट के अंदर आंसर चाहिए, ये आपका है होमवर्क भाई, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बता दूं, समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं, या मान लो 5 की है या वो 5 की है तो या 4 की पाओगी। अब ये दोनों बराबर होगी ना, ये दोनों बराबर होगी तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज आपने दिखाना है। अब कैसे दिखाना वो आप देख लेना भाई। समद्विबाहु त्रिभुज इंटर मैंने आपको बता दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो ये थी आज की क्लास और ये पहला पार्ट। यहाँ पर देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, ये मान लो एक पॉइंट है ए पॉइंट, और ये एक पॉइंट है भाई बी पॉइंट। अब ए और बी पॉइंट है, और इस पॉइंट के ठीक बीच में, या ठीक बीच में छोड़ो, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया मैंने, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बना दिया और इस पॉइंट का नाम लिख दिया पी। क्या लिख दिया भाई? पी लिख दिया। और याद रखना, ये जो इंटरसेक्शन फॉर्मूला है, ये जो सेक्शन फॉर्मूला है, ये सेम टू सेम 2D ज्योमेट्री जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करी थी वहाँ पर भी मैंने आपको बताया होगा, वहाँ से लिया गया है। बिल्कुल सेम टू सेम है, वैसे ही करना है आपने। सिर्फ एक नई चीज़ और जोड़ देनी है। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने एक नई चीज़ जोड़ दी थी, वैसे ही यहाँ पर भी हमने एक नई चीज़ इसमें जोड़ देनी है। और कैसे करेंगे? देखो, मान लो ये जो पॉइंट है, अब देखो ये मान लो जो ए जो पॉइंट है उसके जो निर्देशांक है वो मान लो है x1, y1 और z1, और जो बी के निर्देशांक है वो क्या है x2, y2 और z2। ये है, क्योंकि हम 3D पढ़ रहे हैं इसलिए हमारे को z वाला एलिमेंट भी लेना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लो ये जो पॉइंट P है, ये ए बी रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करता है। किस में करता है भाई? m अनुपात n में विभाजित करता है। तो कौन से फॉर्मूले के प्रयोग से हम इसको सीख सकते हैं? तो याद रखना, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र के द्वारा हम देखेंगे क्या है विभाजन सूत्र। सेक्शन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं भाई विभाजन सूत्र इस प्रकार। देखो, फार्मूला सीखने का तरीका होता है, रटना नहीं है फार्मूला। कोई भी फार्मूला रटना, देखो इसकी अगर हम डेरिवेशन में जाओगे तो बहुत एक पूरी क्लास लग जाएगी डेरिवेशन में, इसलिए जो हमारे काम के है नहीं। जहाँ तक जिस चीज़ की डेरिवेशन बहुत जरूरी होती है उसकी डेरिवेशन मैं आपको कराता भी हूँ, यहाँ पर जरूरी नहीं है इसलिए छोड़ दो डेरिवेशन को। तो विभाजन सूत्र जो सेक्शन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई हमारा? m। देखो जो जिस रेशो में ये बट रही है ना दोनों लाइन, इसमें देखो पहले देखो क्या है m, और फिर इसके साथ गुणा करो x2 को। अब अगर हमने x का एलिमेंट ले लिया तो इस वाले पार्ट में सिर्फ x की बात ही चलेगी। अब देखो यहाँ पर mx2 प्लस, अब लो n, अगर m की इससे गुणा करी है तो n की इससे करो भाई, ठीक है। nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। और ये जो विभाजन सूत्र था, ये जो विभाजन सूत्र हम सीख रहे हैं ये है x के लिए, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा, ये जो p पॉइंट होगा, इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x, y और z। इन कोऑर्डिनेट जो है x, y, z यही निकालना हम सीख रहे हैं। तो जो x आया उस x की वैल्यू ये है, तो इसी प्रकार जो y आएगा उस y की वैल्यू क्या होगी? m, आपकी जो x2 की जगह क्या आ जाएगा? y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। बात समझ में आई? x निकल गया, y निकल गया, z रह गया, z और ले लो। z जब हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? m z2 प्लस n z1 डिवाइड बाई m प्लस n। बात को समझे? ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। विभाजन सूत्र आपके पेपर में आया तो डायरेक्टली आपने यूज करना है, कोई फालतू का फंडा नहीं लगाना। फार्मूला लगाओ, आंसर काटो, टिक मार करो और आगे बढ़ो। इसके अंदर कोई फालतू झंझट की बात है नहीं भाई। तो ये विभाजन सूत्र था। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ, इस चीज़ के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। जो विभाजन की प्रक्रिया है वो, मान लो एक लाइन है भाई। अब मान लो ये जो लाइन है ये m और n में ना विभाजित होकर के ठीक बीचों बीच से विभाजित हुई है, मतलब 1:1 में विभाजित हुई है।
1:1 में विभाजित हुई, किस में विभाजित हुई? 1:1 में। तो जब 1:1 में कोई लाइन विभाजित होती है तो हम कैसे कर सकते हैं उसको, वो चीज़ भी देख लो। अगर 1:1 में विभाजित होगी तो बताओ भाई, यहाँ पर m की वैल्यू क्या है? 1, और n की वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि m/n क्या है यहाँ पर? 1 1 दोनों। देखो कोई भी रेखा दो बराबर भागों में बंटना का मतलब क्या है? आधा भागियो आधा भागियो। अगर आधा आधा भाग हुआ है तो रेशो क्या होता है? 1:1 होता है। अनुपात वाले चैप्टर में हमने थोड़ा बहुत सीखा था, जो मैंने बहुत काफ़ी टाइम पहले कराया था, और आगे भी जब हम कराएंगे अनुपात वाला चैप्टर तो उसमें भी ये सिखाएंगे। तो 1:1 का मतलब क्या है? आधा भाग ऋण है, आधा भाग ऋण है। मतलब अगर मैं कहूँ तो एक रेखा को दो भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना ही 1:1 कहलाता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसमें पुट करूँ इसी चीज़ में, तो x की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ पर m और n की वैल्यू 1 है। अगर m और n की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ पूरे में, तो देखो m का इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा, n का इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब एक की अगर वैल्यू गुणा आप x2 के साथ करोगे तो x2 ही रह जाएगा। अगर एक की गुणा आप x1 के साथ करोगे तो x1 ही रह जाएगा। तो मतलब कह सकता हूँ मैं यहाँ पर x2 + x1 डिवाइड बाई m + n, मतलब 1 + 1, 1 + 1 ऐसे ही होगा। और 1 + 1 का मतलब क्या है? 2। तो बात को समझे। और अगर मान लो y की बात होती तो फिर क्या करते? y2 + y1 डिवाइड बाई 2। और अगर z की बात होती तो z2 + z1 डिवाइड बाई 2। इस प्रकार हम अगर अगर इन केस अगर वो जो लाइन है वो बराबर बराबर भागों में बट रही होती दो, तो हम इस प्रकार से फार्मूला लगा सकते थे, वरना ये फार्मूला तो अपना है ही है। इसमें कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ और सिर्फ m और n की वैल्यू जो है मैंने 1 पुट कर दी, क्योंकि बराबर बराबर भागों में बट रही है। अच्छा, यह जो बात थी, यह बात थी भाई इंटरसेक्शन, जो कि इंटरनल होता है, आंतरिक जो अंतः विभाजन होता है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ भाई, इसने मिटे हूँ तार लियो। जो ये विभाजन होता है ना, ये 2 प्रकार से होता है भाई, ध्यान से देखना इस चीज़ को। विभाजन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। विभाजन जो विभाजन है वो 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है विभाजन। और वो 2 प्रकार कौन से हैं? देखो ध्यान से। एक तो होता है अंतः, एक तो होता है अंत विभाजन जिसको बोलते हैं इंटरनल, इंटरनल। और एक होता है बाह्य, बाह्य जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो 2 तरीके से होता है, एक तो इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। अब आप यहाँ पर देखते ही समझ गए होगे कि दोनों बिंदुओं के बीच में ये बिंदु आया है, तो ये कहीं ना कहीं है हमारे को ये अंत है, आंतरिक विभाजन लग रहा है, अंत विभाजन लग रहा है, इंटरनल सेक्शन लग रहा है, इंटरनल इंटरसेक्शन लग रहा है। लेकिन सोचो अगर मान लो बाह्य विभाजन होता तो किस प्रकार होता? तो क्या इस फार्मूले में कोई ना कोई चेंज होता? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फार्मूले में क्या चेंज होगा। याद रखना, इंटरनल के अंदर हम क्या यूज करेंगे? इंटरनल के अंदर हम यूज करेंगे m/n। क्या यूज करेंगे भाई? m/n। मतलब कि ये वाला फार्मूला जो हमने अभी देखा सीखा। लेकिन अगर बात आती है एक्सटर्नल की, सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे फार्मूला जनरेट करना है। अगर बात आती है बाह्य की, एक्सटर्नल की, तो हम यूज करेंगे m/-n। मतलब कहने का ये है कि n की जगह पर आपने -n पुट कर देना है तो एक्सटर्नल बाइसेक्शन आ जाएगा। तो बात को आप समझोगे कि अगर मैं इंटरनल की बात कर रहा हूं तो m/n, और अगर मैं बाह्य एक्सटर्नल, बाह्य मतलब एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ तो n की जगह पर -n पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ये चीज़ लिखनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मूला सिखाने के लिए ये बता रहा हूँ। आपको ये बात बोलेंगे सर ये आपने कैसे लिख दिया, माइनस कैसे लिख दिया अपने अनुपात में, तो देख लियो भाई, समझ लियो इस चीज़ ने। अब देखो ध्यान से, अगर आप कह रहे हो सर इसमें जो है n की जगह -n पुट करो, तो मैं इसमें पुट करके आपको दिखा देता हूँ भाई। अगर मान लो ये तो इंटरनल की बात थी, ये जो सारी बात थी ये किसकी थी? अंतः की थी, अंतः। लेकिन अगर मैं बाह्य की बात करूँ, बाह्य की, तो बाह्य की किस प्रकार होगी बात भाई? देखो x की वैल्यू क्या होगी? अब देखो m/x2 का तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर मैंने n माइनस का ले लिया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और n(x1) हो जाएगा, और डिवाइड बाई में भी m-n हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे? ये प्रकार, मतलब कि कहने का मतलब ये है, जितने भी प्लस के साइन आपको दिख रहे हैं वो सारे चेंज हो करके क्या हो जाएंगे? माइनस के साइन हो जाएंगे, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आपके सामने अंत विभाजन आवे या बाह्य विभाजन आवे तो आप सीधे समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ अंत विभाजन है और ये चीज़ बाह्य विभाजन है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में एक प्लस की जगह माइनस करने से। ठीक है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि अंत विभाजन और बाह्य विभाजन में फर्क क्यों हुआ भाई, इसने मिटे दूँ। आपको अक्सर सिर्फ और सिर्फ कोई भी टीचर है आपको अक्सर सिर्फ ये फॉर्मूले बताते हुए दिखेंगे भाई कि यो अंत विभाजन का है, यो बाह्य विभाजन का है, लेकिन कोई ये एक्सप्लेन नहीं करता कि अंत विभाजन और बाह्य विभाजन में फर्क क्यों है। तो वो देखो भाई ध्यान है, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन में फर्क क्यों है? यो है भाई थारा अंत विभाजन, अंत है विभाजन। ठीक है। और यहाँ पर देखो, अगर आपके पास 2 पॉइंट होते, एक पॉइंट होता ए, एक पॉइंट होता बी,
एक पॉइंट होता ए, एक पॉइंट होता बी, और इसके बाहर इसी लाइन के सामने यहाँ पर एक पॉइंट होता आपके पास पी, पी, ठीक है। और जो पी होता, ये वाले पी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अब ये जो पी पॉइंट है ये ए और बी के बाहर आ गया भाई, और ये जो पी पॉइंट होता है इसके निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, और जो ए होता वो क्या होता है, x1 y1 z1, और ये होता है x2 y2 और z2, ठीक है। अब यहाँ पर मुद्दे की बात देखो, किस प्रकार अंतर विभाजन होता है, यहाँ पर किस प्रकार होता है, जो ये चीज होती है ना, अब यहाँ पर P से B तक की दूरी कितनी होती है, n, और P से लेके A तक की दूरी कितनी होती है, m, ठीक है। इस प्रकार का सिनारियो जो आपको दिखेगा कि भाई जो बाहर से इनको देखो, जो P है ये इन दोनों बिंदुओं को बाहर से इफेक्ट कर रहा है, बाहर से, कि यहां से लेके और A तक की दूरी m है, और यहां से लेके B तक की दूरी कितनी है, n है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है P जो बिंदु है ये A को और B को बाहर से इंटरसेक्ट कर रहा है, अंदर से नहीं कर रहा, बाहर से, मतलब कि बाहर से ये निर्देशित कर रहा है कि जो A होगा वो m दूरी पर होगा और जो B होगा वो n दूरी पर होगा। तो ये होता है बाह्य जो है विभाजन, ठीक है। अंतः विभाजन ये होता है, ये होता है बाह्य विभाजन। और फार्मूले में अंतर आपने देख लिया होगा, यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेंगे सारे, यहाँ पर आपको सारे क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। इस चीज को भी नोट कर लेना भाई, ये है बाह्य, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है भाई। और जैसे ही मैंने नीले पेन का प्रयोग करना स्टार्ट किया है तो राइटिंग थोड़ी सी सुधरती आ गई है भाई, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं। आगे देखो भाई, आगे किस प्रकार चलाते हैं इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है भाई, क्वेश्चन देखो, हम आपके सामने लिख देता हूं। बिंदुओं बिंदुओं 1, -2, 3 तथा 3, 4, -5 को मिलाने से बने रेखाखंड को अनुपात 2:3 में विभाजित तथा 2/3 में यहाँ पे आएगा भाई में अंतः तथा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक वाले बिंदु आएगा यहाँ पर, वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु ओ आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर अंत भी पूछ लिया और बाह्य पूछ लिया, इसके दो आंसर आएंगे भाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पहले मैं कराता हूँ, फिर आपको इसका होमवर्क दूंगा भाई। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, आप समझ गए कि यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही बच्चे समझ गए होंगे भाई, यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट कौन से हैं भाई, देखो, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और इसके बीच में एक पॉइंट दिया गया भाई। अब देखो, जो ए पॉइंट है उसके जो निर्देशांक है वो क्या दिए गए, 1, -2 और 3, और जो बी पॉइंट है उसके क्या दिए गए, 3, 4 और -5। और यहाँ पर जो बीच में एक पॉइंट दिया गया, उस पॉइंट का कुछ नाम नहीं दिया गया, लेकिन मैं उस पॉइंट का नाम पी रख लेता हूँ। और उस पॉइंट के जो निर्देशांक पूछे गए कि भाई ऐसा कोई पॉइंट, अब देखो ये तो अंतर की बात हो रही है, लेकिन हमने सिर्फ समझने के लिए हमने एक डायग्राम बना लिया, हम इसी को अंतर का मान लेंगे, इसी को बाह्य मान लेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूले के अंदर वेरिएशन भी रहा है, तो हम डायग्राम को बार बदलेंगे नहीं। अब यहाँ पर हमने इस पॉइंट को क्या मान लिया, जो पी पॉइंट है, क्या मान लिया इसको भाई, एक्स वाई जेड। और ये जो पी पॉइंट है ये कितने अनुपात में बांटता है भाई इस रेखा को, 2:3 में। तो मैं सीधा फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करता हूँ। अब देखो भाई, x1 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी x की वैल्यू क्या होगी, इस x की वैल्यू, अगर मैं बात करता हूँ अंत विभाजन की, तो x की वैल्यू क्या होगी। अब फॉर्मूला लगाओ भाई, m इंटू x2, तो 2 × 3 6 प्लस 3 × 1 3 बटे में क्या, 3 और 2 5। बात को समझ गया भाई। y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू क्या होगी, my2 4 दूनी 8 प्लस 3 और 3 दूनी 6, माइनस का आएगा तो ये हो जाएगा -6 डिवाइड बाई 5। अब आ जाओ भाई z के ऊपर, तो z की वैल्यू क्या आएगी, देखो z की वैल्यू आएगी भाई 2 और -5, -10 प्लस,
और 3 9 बटे में 5। अब इनको सोल्व कर लो। तो एक्स वाई जेड मतलब कि पी पॉइंट जो है हमारा जो पी पॉइंट आया वो क्या आया, पी पॉइंट आया भाई हमारा कितना आया, 6 3 9 बटे 5, 2 बटे 5 और माइनस का 1 बटे 5। बताओ भाई कोई दिक्कत हो तो इसमें कोई भी समस्या अगर आपने इसमें हुई हो तो इस क्वेश्चन को निकालते टाइम अगर आपको कोई भी समस्या हुई हो तो बताओ भाई। ये क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो और अपना आंसर भी मैच कर गया है। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ये तो थी इंटरनली बात। अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नली की, ठीक है, ये थी इंटरनली बात। अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नली की तो कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूले के अंदर क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ चेंज करना है, किस चीज़ का, माइनस का चेंज करना है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी भाई, लिख देता हूँ 1 -2 3 और 3 4 और -5 और ये है भाई 2 3। अब फॉर्मूला लगाओ भाई। अब देखो 6 माइनस, अब मैंने माइनस लगाया, 3 एकम 3 बटे में 5। बात समझ में आई? सॉरी बटे में 5 नहीं आएगा, क्या आएगा बटे में होगा 2 - 3। कितना होगा भाई, 2 - 3 होगा, कितना होगा 2 - 3 और 2 - 3 का मतलब क्या है, माइनस का 1। ये एक्स की वैल्यू आ गई। और वाई की वैल्यू क्या होगी, देखो वाई की वैल्यू क्या होगी, 2 गुणा में 4, 4 दूनी 8, अब लगेगा माइनस, और 3 दूनी 6, माइनस का 6 आया तो माइनस का 6 लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस बटे में माइनस का 1। और इसी प्रकार जेड की वैल्यू निकालूंगा तो 2 माइनस का 10 माइनस 3 तिया 9 बटे में माइनस का 1। इनको सोल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 3 नीचे माइनस तो माइनस का 3, यह जाएगा 8 6 14 माइनस का 14, यह जाएगा माइनस का 19 और 1 माइनस का नीचे है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो यह जाएगा 19। तो मैं कह सकता हूँ जो पॉइंट पी आया बाई विभाजन के टाइम वो क्या आया, -3 -14 और 19, -3 -14 और 19, बिल्कुल सही आंसर आया भाई। तो ये थे अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का एक छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है भाई, अब आपने सीख लिया किस प्रकार हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ भाई। होमवर्क क्या है अपना, होमवर्क देखो आपने कमेंट के अंदर उसका आंसर देना है। सेम स्टेटमेंट है, सिर्फ रकम चेंज है भाई। स्टेटमेंट जो बिल्कुल सेम है, आपने सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से देखना, -2 3 और 5। और यहाँ पर क्या है, दूसरा बिंदु क्या है, ये बिंदु है भाई 1 -4 और 6। ठीक है, और ये है जो 2:3 के अनुपात में ही अंत और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदुओं के आपने जो है बताने हैं और कमेंट में आपने इसका आंसर देना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही बताया या गलत बताया। ठीक है भाई, तो ये था एक बढ़िया सा क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने लिखा, इसको स्क्रीनशॉट ले लियो भाई इसका। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आपके जो है दिमाग की जो सीमाएं हैं उसको थोड़ा सा वो खोल लगा भाई। तो क्वेश्चन क्या है वो देखो। क्वेश्चन है, अच्छा यो हमने कर लिया है, यो हमारा क्वेश्चन, अच्छा यो मैंने क्वेश्चन दे दिया इसका समत्रिभाजित। हाँ एक क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है P 4 2 और -6 और Q 10 -16 और 6 को मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें, के निर्देशांक ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन भी मैं आपका नहीं कराऊंगा भाई, ये क्वेश्चन भी आप खुद ब खुद करोगे, इस क्वेश्चन को भी आप खुद ब खुद करोगे। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने करना कैसे है। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर छोटी सी बात है, कोई घनी बड़ी बात को नहीं, आपने एक बात पर ध्यान देनी है। वो बात क्या है कि जब तक एक लाइन है, मान लो ये एक लाइन है और इस लाइन को, ये लाइन है भाई थोड़ी सी लंबी लो इसको, ये लाइन है भाई और ये वही लाइन है, ये वही रास्ता है जिस पर गजबन पानी लेकर आया करे। ठीक है, वह गई थी पानी लेने लेकिन आई नहीं है अब तक। ठीक है, तो हम उसकी बात देख रहे हैं। तो यह जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन को अगर मैं बीच में से एक भाग में बांटता, सोचो भाई, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप खुद कर लोगे। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि P के 4 2 -6 है
और यहाँ पर है 10 माइनस 16 और 6। मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, क्वेश्चन आपने खुद सोल्व करना है। अगर मैं कहता कि भाई यो जो है 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो आप क्या कहते हैं 1:1 में बांट दिया, यही बात कहते हैं ना। लेकिन इसने क्या कहा कि ऐसे 2 बिंदु हैं इसके बीच में जो इस रेखाखंड को 3 बराबर समत्रिभाजित का मतलब है सेम 3 भागों में बांट रहे हैं, बराबर बराबर 3 भागों में बांट रहे हैं। अगर बराबर बराबर 3 भागों में बांट रहे हैं तो इसके अंदर कितने बिंदु पाओगे, इसके बीच में 2 ऐसे बिंदु मिलेंगे जो अपना काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो बिंदु है, अब देखो ये भाग और ये भाग बराबर होगा। अगर ये तीनों भाग बराबर होंगे तो 1:1:1 क्या इनका रेशो नहीं होगा? मेरे को सारे बच्चे सोच के बताएंगे, सारे बच्चे ध्यान से बताएंगे 1:1:1 क्या इसका रेशो नहीं होगा क्या? आपको सर बिल्कुल होगा। और अगर रेशो होगा, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1 है, सोचना भाई ध्यान से, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरे को बताओ भाई, कंप्लीट दूरी कितनी है? 1 और 1 2 नहीं है, सोचो ध्यान से, 1 और 1 2 नहीं है। तो ये बिंदु निकालने के लिए, ये पॉइंट निकालने के लिए मेरे पास 1:2 आ गई। तो अब इस बिंदु को और इस बिंदु को प्रयोग करके और 1:2 का प्रयोग करके क्या मैं इस बिंदु को नहीं निकाल सकता? अभी मैंने आपको फार्मूला कराया था कि 1:2 है, m और n, m ये है, n ये है, और ये एक बिंदु है, आप ये रेशो निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट के आप जो निर्देशांक निकाल लेंगे, और इस पॉइंट के निर्देशांक जब आप निकाल लेंगे तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का ठीक मध्य बिंदु ये होगा, क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 1:1 में बांट रहा है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का फिर मध्य बिंदु निकाल लेना, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपने सारी मेहनत खुद करनी है, खुद से करना सीखोगे तब आपको आएगा। मैं इसके आंसर लिख देता हूँ भाई, ताकि आप मैच कर लो आपके आंसर आए हैं नहीं आए हैं। जो एक पॉइंट आएगा आपका वो क्या आएगा? 6 - 4 - 2 और 8 - 10 और 2, ये है इसके भाई ये है इसके आंसर, ठीक है। ये 2 पॉइंट इसके अंदर आएंगे, और ये पॉइंट आपने चेक करने की आपके आए हैं नहीं आए, और आपने कमेंट में लिखना है कि समत्रिभाजित या 3 इक्वल पार्ट का आंसर आ गया है, यस और नो, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट का नहीं आया तो फिर मैं अगली क्लास में इसको सोल्व करूंगा भाई, ठीक है। तो ये सारा फार्मूला था, देख लिया होगा आपने, समझ लियो इस क्वेश्चन ने और करियो भाई। ये मैंने इसलिए उठाया आपके, क्योंकि अगर आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप नो मत कह दियो फिर, अक्सर आपने तो सिर्फ एक बार विभाजन का बताया था, इसमें तो 2 विभाजन कर दिए बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार 2 3 4 कितने भी वजन हो, अगर आपका दिमाग खुला है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस और हमने मिल रहा है। क्वेश्चन देखो भाई क्या है, बिंदुओं 4 8 10 तथा 6 10 - 8 को मिलाने वाले रेखाखंड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहेगा भी आपके लिए, तो ध्यान से देखना है इसको। और कोई बच्चा अगर पहले इसको सोल्व कर देता है तो वेरी गुड। वाई जेड तल द्वारा किस अनुपात में विभक्त होगा, ये है भाई आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिंदु है, एक यो है 4 8 10, एक बिंदु है 6 10 - 8, और ये जो दोनों बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को अगर मैं मिला देता हूं, अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर मैं एक रेखाखंड बना देता हूं, तो जो वाई जेड तल है, अब ये वाई जेड तल क्या है सर, पुरानी वीडियो देखो, मेरा लग जाएगा तल क्या होते हैं, मैंने आपको सिखाया था तल क्या होते हैं, ठीक है। वैसे इसकी इंग्लिश मेरा पार्ट ये भाई, वाई जेड तल का मतलब है वाई जेड प्लेन, ठीक है, वाई जेड प्लेन, और ये प्लेन भी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिए थे, ठीक है, वाई जेड। तो वाई जेड जो तल है वो इसको किस अनुपात में विभक्त करेगा, इसका मतलब ये है कि या तो देखो, अब अगर हम 3D में बना हुआ इस चीज़ ने, 3D में अगर हम इस चीज़ ने बना हुआ, वैसे बनाने की कोई जरूरत है नहीं, मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ, आपको कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये है x, ये है y, ये है z, ये है वाई जेड तल, ये है एक्स जेड तल। देखो जो जिन एक्सेस के बीच में वो वही तल है, एक्स वाई, तो ये है एक्स वाई तल। बस समझ में आई। इवन को है कि वाई जेड तल द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो वाई जेड तल तो ये हो गया ना, ये सारा तल क्या है, वाई जेड। मतलब अगर हम अपने कमरे की एक दीवार ने जूम करा, दीवार का एक कोना है तो यह जो दीवार है ऊपर वाली, इस यह दीवार जो है यह वाई जेड तल है पूरा का पूरा, ठीक है, वाई जेड तल। अब
मान लो एक पॉइंट हाड़ा है, एक पॉइंट हाड़ा है, तो यो पॉइंट अगर इसके आर पर लिकट गया दीवार के, मान लो उस तरफ चला गया या फिर इस तरफ भी रह गया, तो नू बताना है हमने कि जो दीवार के ऊपर तल है, दीवार के ऊपर जो पॉइंट है, वो पॉइंट इस जो लाइन है, इस लाइन को किस अनुपात में विभक्त करता है, यह बात हमने बतानी है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। और याद रखना, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अगर आप क्वेश्चन को समझे नहीं तो आप क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो, अगर समझ चुके हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो दोबारा पढ़ो और फिर समझो। तो बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात आपने इस क्वेश्चन के अंदर नोट करने की है कि वाई जेड तल के अंदर, वाई जेड तल के अंदर जहां पर से भी वो लाइन गुजरी होगी या फिर गुजरने वाली होगी, देखो अगर उस तल से गुजर गई होगी, अगर उस तल से गुजर गई होगी तो भी कोई ना कोई तो भी इंटरनल बाइसेक्शन होगा। भी देखो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि यहाँ पर अंत है, यहाँ पर अंत विभाजन होगा या बाह्य विभाजन होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर अंत विभाजन होगा या बाह्य विभाजन होगा। मतलब कि मान लो या ये दो पॉइंट है, क्या वाई जेड प्लेन इनके बीच से गुजरा? अगर बीच से गुजरा तो जब ये लाइन यहाँ से यहाँ तक गुजरी तो ये जो वाई जेड का प्लेन था, इस प्लेन, ये जो वाई जेड का जो ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट के हिसाब से, या फिर अगर वो इनके बीच से नहीं गुजरा, देखो अगर वो बीच से गुजरा होता तो अंत विभाजन होता। लेकिन सोचो अगर यो हड़ा है और मान लो वाई जेड प्लेन हड़ा है, तो इस प्लेन के ठीक सामने प्लेन के ऊपर जो बिंदु होता, वो बिंदु फिर इनको बाह्य विभाजित करता कि नहीं करता? मैंने अंत विभाजन और बाह्य विभाजन का कंसेप्ट अभी आपको बताया, तो वही बात है। तो यहाँ पर सिर्फ ये क्वेश्चन सोल्व करना हमारे लिए दुविधा नहीं है, हमारे लिए दुविधा ये भी है कि हम ये देखें कि यहाँ पर अंत विभाजन हुआ है या बाह्य विभाजन हुआ है। अब देखो ध्यान से, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन का, जब आपको अंत विभाजन और बाह्य विभाजन का पता ना चले तो किस प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे, वो देखो भाई। 4 8 10 6 10 और इसका 8, ये दो बिंदु है, मान लिया मैंने मान लिया ये दो बिंदु हैं भाई, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये पॉइंट मान लिया। अब इस पॉइंट के बारे में आपने कोई इंटरप्रिटेशन नहीं लेनी है कि ये पॉइंट अंत विभाजन का है या बाह्य विभाजन का। मैंने सिर्फ एक डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए। अब ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को मैं मान रहा हूँ पी पॉइंट। अब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट किस पर होगा? वाई जेड तल पर होगा, क्योंकि वाई जेड तल ही इसको विभाजित कर रहा है। अगर वाई जेड तल के ऊपर ये पॉइंट है तो दिमाग लगाओ, वाई जेड तल के ऊपर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मैं कहूँगा वाई जेड तल के ऊपर 0 वाई और जेड होंगे। सर आपने एक्स क्यों नहीं लिया, आपने एक्स की जगह 0 क्यों ले ली? क्योंकि कल जब मैंने आपको बताया था कि जिस भी तल के ऊपर होता है, वो जो दो तल होते हैं उन तलों का कोऑर्डिनेट्स तो होता है, लेकिन जो तीसरा तल जो रह गया उसका कोऑर्डिनेट 0 होता है। और क्यों होता है ये भी मैंने पुरानी वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पर इस पी पॉइंट है जो 0 वाई जेड है भाई, ठीक है। अच्छा, अब मैंने मान लिया कि भाई मैंने मान लिया कि m अनुपात n ये जो है इसको विभाजित करता है, और मैंने इनने की वैल्यू निकालनी है। सो देखियो भी जानता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ करके, m अनुपात n में। क्यों? जब आपको ये ना पता हो कि अंत विभाजन है या बाह्य विभाजन है, तो आप एक काम करना। वो काम क्या है कि आप इस n को उठा के इस m के नीचे ले आना, m/n अनुपात में 1। m/n ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? पहले बताओ, ला सकते हैं ला सकते? अगर नहीं ला सकते तो फिलहाल इस चीज़ में समझ लो, मतलब थोड़ा सा दिमाग में अटका लो। समझाने के लिए जब मैं ये चैप्टर कराऊंगा अनुपात वाला तब इसको समझाऊंगा। तो और इसके बाद अब मैं कह रहा हूँ कि m/n को बराबर मान लो k के। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन करना आसानी हो जाएगी, ताकि आप आराम से कैलकुलेट कर लो और बाद में फिर k की जगह m/n पुट कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसने अल्टीमेटली k कैसे कहूँ? k/1, k/1। बताओ कह सकूँ या नहीं कह सकूँ? आपको सर कह सकते हैं। अगर कह सकते हैं तो m/n ना लिख करके मैं इसको k/1 लिख सकता हूँ। ठीक है सर, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया आपकी बात। आपको सर मान लिया आपकी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मिटा दो भाई इसने, समझते रही हो। यहाँ पर की वैल्यू क्या है? m/n है, यह बात समझते रही हो। अब देखो आगे, अब मैं इसके अंदर विभाजन सूत्र लगाता हूँ। हमारे पास जो विभाजन करने के लिए रेशो है वो भी प्राप्त है हमें। हमारे पास दोनों पॉइंट भी हैं, यो पॉइंट ए मान लो, यो पॉइंट बी। जो पॉइंट हम लिखा करा विभाजन सूत्र है उसका भी एक कोऑर्डिनेट हमने बेरा है, जो क्या है? 0 है। अब देखो ध्यान से, जो कोऑर्डिनेट हमने बेरा है ना 0, जो कोऑर्डिनेट हमने बेरा है कि ये 0 है, सिर्फ इस कोऑर्डिनेट के ऊपर हमने काम करना है। यो किसका है? x का 0 है ना, तो सिर्फ यहाँ से x निकालने का फार्मूला लगाओ। और x निकालने का फार्मूला क्या होता है? mx2 + nx1 / m+n। यही होता है, नहीं होता बताओ? और x का जो कोऑर्डिनेट है, दिख रहा है सबको, दिख रहा होगा। और x का जो कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट क्या है? देखो यहाँ पर क्या है? 0, तो ये x तो 0 है ही। बात को समझना भाई। अब थोड़ी सी टेक्निकल बात आ गई है। यहाँ पर जो हम
एक्स का यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू हमारे को ऑलरेडी गिवन है, मतलब हमने बेरा हुआ वैल्यू जीरो है, जीरो है तो एक्स की जगह जीरो पुट करो। और यहाँ पर जब हम इसको क्वेश्चन को चलाएंगे तो एम क्या है, एम है के, क्योंकि यहाँ पर एम और एन मानेंगे तभी तो फॉर्मूले को आगे चलाएंगे। तो एम की जगह हम क्या लिखूंगा, के एक्स टू, और एक्स टू क्या है, ये है एक्स वन, ये है एक्स टू, 6, तो 6 के लिखूंगा इसको, प्लस एन एक्स वन, तो एन क्या है 1 और एक्स वन क्या है 4, मतलब तो 1 इंटू 4 4, डिवाइड बाई एम प्लस एन, और एम प्लस एन क्या होगा, ये एम है ये एन है, मतलब कि के प्लस 1। आप बात समझे या नहीं समझे बताओ भाई, मेरे हिसाब से आप बात समझ गए होंगे। और अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 6 के प्लस 4 बराबर है 0, क्योंकि के प्लस 1 है, ये सारा उस तरफ जाओगा तो 0 का गुणा होगा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और इसको जब मैं आगे सोल्व करूंगा तो 6 के बराबर होगा माइनस का 4, और के बराबर होगा माइनस का 4/6, जो कि होगा माइनस का 2/3, मतलब कि के की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 2/3। बात समझ में आई, पूरी की पूरी बात समझ में आई? अगर नहीं आई हो तो वीडियो थोड़ा सा रिमाइंड करो, दोबारा देखो, जब तक समझ में ना आए इसको दोबारा दोबारा देखते चले जाओ। अब के की वैल्यू -2/3 आई। सर हमारे को एक बात बताओ, पूछो भाई, एम इन रेशो एन हमने ज्ञात करनी है, आपने एम डिवाइड बाई एन रेशो 1 कर दिया था, ठीक बात है भाई, और एम रेशो एन को आपने के मान लिया था, ठीक बात है भाई। अगर आपने के मान लिया था तो के की वैल्यू तो -2/3 आई है। तो जैसे ही आप के की जगह एम बटे एन है, यहाँ पर एम बटे एन की जगह -2/3 रखोगे और रेशो में 1 करोगे तो -2/3 आऊगा। तो सर ये माइनस का क्या करेंगे, ये जो माइनस आया थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ भाई, यहाँ पर -2/3 रेशो 1 है, और यहाँ से क्या होगा -2/3 बन जाएगा। तो सर हम इस माइनस का क्या करें, तो याद रखना इस माइनस को पहले तो इग्नोर कर दो, पहले तो यहाँ पर लिखो इसका आंसर है 2:3। सर इस माइनस को हम क्यों इग्नोर करें, हमारी ऐसी ऐसी कौन सी खता हमने कर दी जो हमने वो माइनस छोड़ना पड़ा, हमें इससे जुदा होना पड़ा। तो जुदा होने का सबसे बड़ा रीजन पता क्या है, जब भी आपको इस के वाले तरीके से, वो जो के वाला तरीका था हमने क्यों किया, याद रखो मैंने क्या बताया था, के वाला तरीका हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं पता कि अंत विभाजन है या बाह्य विभाजन है। तो अब यहाँ पर अगर आपको माइनस दिखता है, अपने दिमाग में सेट कर लेना, अगर आपको माइनस दिखता है, माइनस को इग्नोर करके आपने प्लस कर दिया, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर अंत विभाजन नहीं हुआ था, यहाँ पर बाह्य विभाजन हुआ था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर अंत विभाजन नहीं था, यहाँ पर क्या था, बाह्य विभाजन था। तो इसका आंसर क्या होगा, 2√3 के अनुपात में बाह्य विभाजन। सर अंत विभाजन कैसे होता है, अगर यहाँ पर आपको माइनस ना दिखा होता, अगर के की वैल्यू +2/3 आती, अगर के की वैल्यू +2/3 आती तो आप कहते कि सर 2:3 अंत विभाजन हुआ है, लेकिन यहाँ पर माइनस आया है, हम लिखेंगे तो उसको प्लस में ही, क्योंकि जो अनुपात होता है वो हमेशा प्लस में होता है, लिखेंगे तो उसको प्लस में ही, लेकिन बाह्य विभाजन हो जाएगा क्योंकि वो माइनस में आया था। बात को समझे, इस क्वेश्चन के पूरे कंसेप्ट को आप समझे, अगर समझे तो वेरी गुड भाई, और नहीं समझे तो 2-3 बार इसने रिपीट करो, जब तक समझ में नहीं आओ जब तक रिपीट करो, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट छोड़ दो कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा कराओ, तो मैं दोबारा भी कराऊंगा भाई, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप सबने पसंद आया होगा, ये मैं इसने मिटे दूँ भाई। भाई बहुत वास्ट चैप्टर है ये चैप्टर बहुत वास्ट है, इनकी कोई लिमिट नहीं है भाई कि भाई हम इनको कहाँ तक पढ़े, ठीक है। अब सेम आपका होमवर्क है, आपने इस क्वेश्चन को घर पे भी करना है। क्वेश्चन क्या है आपका, बिंदु है भाई -2, 4 और 7, एक बिंदु है भाई, नोट कर लेना इसको, 3, -5 और 8, और सेम है YZ तल द्वारा किस अनुपात में विभक्त होगा। इसका मैं जो है आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है 2:3। आंसर क्या है इसका, 2:3। लेकिन आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आंसर तो आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये अंत विभाजित हो रहा है या बाह्य विभाजित हो रहा है। क्या पूछ रहा हूँ मैं आपको, आपने ये बताना है कि यहाँ पर ये अंत विभाजित हो रहा है या बाह्य विभाजित हो रहा है, ठीक है भाई। हाँ, 2:3 अंत विभाजित हो रहा है या बाह्य विभाजित हो रहा है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। पहले तो कंफर्म करना है कि आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है तो अंत आ रहा है या बाह्य आ रहा है, आपने कमेंट के अंदर लिखनी है वो बात। जो सीरियस कैंडिडेट हैं भाई, जो सीरियस बालक है जिन्हें नौकरी लगनी है, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ना तो इस वीडियो में देख आप यह बात भी कैसे कहो कि सर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतनी मुश्किल तो कभी HSSC में आते ही कौन है। तो कोई बात नहीं भाई, जिसने मुश्किल लगे हैं वो बेशक छोड़ सके हैं, और जिसने सिलेक्शन चाहिए हुए इसने देख ली और सोल्व करके देख लियो भाई।
अगला कंसेप्ट और अगला क्वेश्चन भाई, आज का लास्ट कंसेप्ट और लास्ट क्वेश्चन। कंसेप्ट क्या है, पहले कंसेप्ट देख लो भाई। आपके सामने एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा भाई, या फिर ना दे करके सिर्फ बोल देंगे कि ये जो शीर्ष है ये एक त्रिभुज के शीर्ष है, एक त्रिभुज के शीर्ष है। शीर्ष मतलब कोने, कोने होते हैं भाई, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको भाई, शीर्ष को कोने होते हैं भाई, कॉर्नर, कॉर्नर तो क्या कहते होंगे, शीर्ष, ठीक है। तो समझ लो, भावनाओं को समझो, शब्दों में कुछ नहीं रखा, भावनाओं को समझो भाई। भावना जो होती है वो मेन चीज़ होती है, शब्द तो उड़न पुरन होते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनका। तो एक त्रिभुज के मान लो आपको शीर्ष दे दिए भाई, अगर मानो शीर्ष दिया x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, और आपसे पूछ लिया कि इसका सेंट्रोइड बताओ भाई। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, एंड्रॉइड का छोटा भाई सेंट्रोइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, कि इसका जो केंद्रक है ना, इस केंद्रक के x y z बताओ क्या होंगे, इस केंद्रक के निर्देशांक, इस केंद्रक के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए केंद्रक क्या होता है। जब कोई भी त्रिभुज, मैं मोटी मोटी बात आपको बताता हूँ, कोई भी त्रिभुज आपके सामने है, कोई त्रिभुज आपके सामने है, अगर इस त्रिभुज के अंदर आपको मैं कहूँ कि इस टॉप से और ये जो इसके ठीक सामने वाली जो रेखा है, इसके ठीक बीचों बीच एक लाइन खींचो भाई, जो इसको दो भागों में बांटे। आपको कैसे, ठीक है सर, खींच देंगे। और यहाँ से भी सामने वाली रेखा पर एक लाइन खींचो जो इसको दो बराबर भागों में बांटे। आपको मैं कहूँगे सर ठीक है, खींच देंगे। फिर यहाँ से एक यहाँ खींचो जो इसको बराबर भागों में बांटे। आपको सर खींच देंगे, ठीक बात है। यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट को क्या कहते हैं भाई, केंद्रक कहते हैं। सिर्फ सिंपल और साधारण भाषा में केंद्रक कहते हैं। और ये जो लाइन आपने खींची इनको बोलते हैं माध्यिकाएं। जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे उसको क्या बोलते हैं, माध्यिकाएं। और तीन माध्यिकाओं से मिलकर जहाँ पर तीनों माध्यिकाएं टकराएंगी इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। और उस केंद्रक के कोऑर्डिनेट निकालना हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकालेंगे, वही है सेम 2D ज्योमेट्री वाला कंसेप्ट है। अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो क्या फार्मूला होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। y का फार्मूला क्या होगा, x2 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। z बराबर z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3। ये तीन फार्मूले हैं जो आपके काम आएंगे भाई। मतलब क्या करना है, x वाले सारे जोड़ो, डिवाइड बाई 3 कर दो, x की वैल्यू आ गई। y वाले सारे जोड़ो, डिवाइड बाई 3 कर दो, y की वैल्यू आ गई। z वाले जोड़ो, डिवाइड बाई 3 कर दो, z की वैल्यू आ गई। इतनी सी बात है बस, और कुछ खास बात इसमें है नहीं। अब एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं और हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आपको स्वाद आवा करती है ना। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1 2 3 2 3 4 तथा 9 4 2 है। केंद्रक के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक ज्ञात करें। केंद्रक का मतलब मैंने आपको बताया सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड कैसे बनता है, माध्यिकाओं को मिला करके जहाँ पर माध्यिकाएं टकराएंगी। तो फार्मूला लगाना है अपने, x की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो 1 2 और 9, 9 और 2 11 और 1 12, 12/3। y की वैल्यू क्या होगी, 2 3 4, 4 3 7 और 2 9, 9/3। और z की वैल्यू क्या होगी, 3 4 7 और 2 9/3। मतलब कि जो केंद्रक होगा, केंद्रक वो क्या होगा, 4 देखो 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ये होगा भाई आपका केंद्रक। इतना आसान क्वेश्चन था, इतना सिंपल सा कंसेप्ट था केंद्रक का, ठीक है भाई। तो आई होप आप समझ पाए होगे भाई कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। और इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। अच्छा, तो दनादन अपनी वीडियो चल रही है भाई, स्वाद आ रहा है। अगर बढ़िया लगे तो लाइक करियो। मैं चाहूँ भाई आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका पेपर में अपना नौकरी मिल रहा है, और फिर आपको कि हाँ हमने मैथ की तरह पढ़ा था, ठीक है। तो इसी बात के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। बढ़िया लगी तो लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो भाई व्हाट्सएप में सारे बाल का दौर है। और अगली वीडियो का वेट करियो, तब तक के लिए धन्यवाद।